बड़ी ब्रेकिंग भारत एक्सप्रेस आपको दे रहा है पहलगाम का इंतकाम, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था और आज देर रात वो बड़ी खबर आ गई। आप देखिए, एक नहीं, दो नहीं, 9 अलग अलग ठिकानों पर ये एक जॉइंट ऑपरेशन रहा इंडियन एयरफोर्स और हमारी इंडियन आर्मी का। तो वो शौर्य, वो पराक्रम जिसका इंतजार आप कर रहे थे, 140 करोड़ भारतीय कर रहे थे। और इस बीच नापाक पाक में, पंजाब प्रांत में सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला, पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी, अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इसमें किसी को कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारत इस तरीके से जवाब देगा, यह हर कोई जानता था, इस बात को हर कोई मानता था। जैसे कि भारत हमेशा से कहता आया है, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने एयर चीफ मार्शल से मुलाकात की, आर्मी चीफ से मुलाकात की, नेवी चीफ से मुलाकात की और उसके बाद ये इंडिकेशंस बिल्कुल साफ थे कि अब भारत तय करेगा, हमारी फोर्सेस तय करेगी वक्त क्या होगा, टारगेट क्या होगा, जगह क्या होगा, कितनी जगह पर एयर स्ट्राइक्स होंगी। तो यह आगाज हो चुका है उस इंतकाम का। जो आक्रोश आपके जहन में, जो आक्रोश मेरे जहन में, हम सभी के जहन में, एक तरफ पाकिस्तान, क्योंकि हम आपको बार बार ब्रेकिंग्स दे रहे थे कि आज तो मॉक ड्रिल होगा देश में, आज तो मॉक ड्रिल होगा देश में, 7 अलग अलग स्टेट्स में तैयारी की गई। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, सशक्त मुल्क यही है भारत, सशक्त हमारी फोर्सेस यही है, जहां अभी मुझे लगता है कि आधा हिंदुस्तान अभी नींद में होगा, जब उसकी आंख खुलेगी उसके लिए यह बड़ी गुड न्यूज होगी जो भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। यह तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, तस्वीरें दिखाना अपने आप में बहुत शानदार मुझे लग रहा है, क्योंकि जब से पहलगाम अटैक हुआ हम रोज बात करते थे इन्हीं तस्वीरों की, हम रोज बात करते थे कि वो एक्शन होगा, हम रोज बात करते थे कि भारत जवाब देगा, करारा जवाब देगा। ये तस्वीरें आप देखिए, कई और विजुअल्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, भारत एक्सप्रेस आपको दिखाएगा कि भारत एक्सप्रेस ने जो वादा किया था। क्योंकि देखिए, हम जानते हैं ना, ये भारत है, मजबूत भारत है, और अगर आप भारत को सब जानते हैं, सामने से आप लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, आतंकवाद के पीछे आपका नापाक चेहरा आज भारत एक्सपोज कर रहा है। और भारत एक्सप्रेस पर उसकी बहुत छोटी सी वानगी मैं आपको दिखा रहा हूं। 9 अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक्स की गई है। जॉइंट ऑपरेशन यह था हमारी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का। एक अपडेट आपको यह भी दे दूं, नापाक पाक जहां इस वक्त पूरी तरीके से हिल चुका है, नींदें वहां के लोगों की उड़ चुकी है, जहां भारत में अभी आधा हिंदुस्तान सो रहा होगा जैसा मैं कह रहा हूं, लेकिन आंख खुलेगी तो गुड न्यूज मिलेगी उस हिंदुस्तान के, उस हिंदुस्तानी आवाम को जो बार बार इंतजार कर रहा था। ये विजुअल्स देखना बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें एक के बाद एक मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा। लगातार ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और 2 बजे के आसपास से ही ऐसा माहौल बना। ये है वो ऑफिशियल कंफर्मेशन जिसमें बताया गया कि भारत ने एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। भारत ने 9 अलग अलग जगहों पर जो आतंकी कैंप्स चल रहे थे, उन आतंकी कैंप्स को धराशायी किया है। ये तस्वीरें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं काफी। और अभी तो ये आगाज है, देखिए, बार बार हम आपको समझा रहे थे, बता रहे थे कि आगाज है, लेकिन यहां से जो चीजें निकलेंगी, यहां से जो तमाम चीजें निकलेंगी, एक जबरदस्त पैनल मेरे साथ लगातार बना हुआ है। रईस अहमद, विकास अब्रोल, अश्विनी भट्ट साहब और विजय चौक से मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और जिस गुड न्यूज का इंतजार हम कर रहे थे उसका आगाज हो चुका है। मैं शुरुआत अश्विनी भट्ट आपके साथ कर रहा हूं। अश्विनी जी, लगातार आप कई बार मेरे साथ बैठे, भारत एक्सप्रेस के इसी प्लेटफॉर्म पर बैठे। मैं आपसे समझना चाहूंगा, पहलगाम का इंतकाम का पहला चैप्टर कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग सर? नमस्कार रोहित जी। नमस्ते। सबसे पहले भारत माता की जय। ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत बार उठे हैं रोहित जी, बट आज का जो ब्रह्म मुहूर्त का उठने का जो आनंद रहा वो अभूतपूर्व रहा। तो सबसे पहले तो जो पहलगाम में हमारे भाई जो मारे गए, जो वीर गति को प्राप्त हुए, पहले तो सबसे पहले उनको नमन। और आज उनकी जो श्रद्धांजलि है, ये उसका पहला, मेरे हिसाब से जो है पहला जो उसका फेज है वो स्टार्ट हुआ है। ये जो स्ट्राइक हुई है, ये टेररिस्ट कैंप्स पे तो हुई है और ये बहुत ही सराहनीय जो हमारा आर्म्ड फोर्सेस का, एयर फोर्स का जो एक्शन है। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई डिटेक्शन नहीं, सो दैट टेल्स यू अबाउट आवर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज जो हमारी है पाकिस्तान के अंदर।
और फेल्ड स्टेट पाकिस्तान की जो है उनके जो खोखले थे अबाउट देयर ठीक है। डिटेक्शन रडार्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ बट बस ये अश्विनी जी, है मैं जोश में मेरा देख एक सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि एक आप उठे और वो गुड न्यूज हमने आपको दी कि देखिए जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। आदित्य मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी सर, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। आदित्य द्विवेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, लगातार आप दिल्ली में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, एक के बाद एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीटिंग्स पे मीटिंग कर रहे थे। एनएसए अजीत डोभाल के साथ पिछले 24 घंटों में 2 बार प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग, तमाम चीफ्स के साथ, हमारी जो फोर्सेस के चीफ है उनसे मुलाकात हुई, और जो पूरा देश इंतजार कर रहा था कि हम कब वो स्ट्राइक्स करेंगे, आगाज हो चुका है। बिल्कुल रोहित, जो मीटिंग्स का दौर सोमवार को चला है उससे इतना तो समझ में आ गया था कि बहुत जल्द भारतीय सेनाएं कोई बड़ा एक्शन लेने वाली हैं, और वो मंगल बुध की रात में क्लियर भी हो गया। स्वाभाविक है, ये एक्शन तो होना ही था, क्योंकि जो हमारे लोग मारे गए थे, जो भारतीय मारे गए थे, उनको सही मायने में सेना ने आज श्रद्धांजलि देने का काम शुरू कर दिया है। ये ऑपरेशन उम्मीद है कि सेना अभी आगे कुछ दिन तक लगातार जारी रखेगी। अब हम बात करते हैं कि जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद पाकिस्तान बड़ा हड़बड़ाहट में है, बड़ा मतलब एक अजीब सी पसोपेश में है। वो यही नहीं तय कर पा रहा है कि भारत का जो एक्शन हुआ है उसका जवाब क्या दिया जाए। रक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं, पाक टीवी कुछ और बोल रहा है, और अगर हम एक्चुअल बात करने जाकर के वहां पर तो कुछ स्टेटमेंट अलग तरह से आ रहे हैं। तो 3 तरह के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, बड़ा उसमें हंसी आ रही है कि ये कैसा देश है कि इसको यही एक जो रक्षा मंत्री बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला किया गया है, और भारत ने पंजाब प्रांत सहित पीओके से हमला किया हुआ है। जो वहां का पाक टीवी है वो कह रहा है कि हमने 2 फाइटर जेट भारत के गिरा दिए हैं। वो ख्वाबों में, अभी उनकी नींद टूटी नहीं आदित्य, अभी उनकी नींद टूटी नहीं, वो सपनों में है। जहां तक जानकारी मेरे पास आ रही है, भारत एक्सप्रेस के पास जो जानकारी आ रही है वो तो यह है कि श्रीनगर के आसपास इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की पाकिस्तानी F-16 ने, और उसको भी हमने धराशायी कर दिया है। मेरे साथ रईस अहमद है श्रीनगर से, मेरे साथ विकास अब्रोल है। रईस, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो अपडेट्स लगातार आ रहे हैं अभी बॉर्डर्स पर, क्या कुछ हालचाल है? क्योंकि ऐसे भी इनपुट्स हैं कि बौखलाए पाकिस्तान ने LOCs के कई इलाकों में एक बार फिर से हैवी शेलिंग की है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब वहां पर भी उसको मिल रहा है, क्योंकि ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। इंडियन एयरफोर्स अपना काम कर चुकी है और आर्मी ग्राउंड पर मोर्चा संभाले हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगातार जो है वो हैवी शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, और लगातार जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का उल्लंघन पिछले 12 दिन से करता आया है। और इस बार जो है जब ये आज स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है, तो उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हैवी शेलिंग कर रहा है। करना कुपवारा में, उरी में, और भी जो LOCs के एरियाज है वहां पे लगातार हम इस तरह के जो है सीमावर्ती इलाकों में लगातार शेलिंग हो रही है। और जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई है तो पहलगाम का बदला जो है वो ऑन कार्ड्स था, ये पता था कि ये होगा, इसीलिए जो भारतीय सेना है वो रणनीति बना रही थी, प्लान बन रहे थे, बैठकें हो रही थी। लेकिन आज जो देशवासियों को जिस चीज का इंतजार था, आज आखिर वो हो ही गया। ये तो अभी आगाज है रईस, ये तो सिर्फ आगाज है। आप बहुत शानदार तरीके से जानते हैं, विकास भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, पिछले कुछ वक्त में बहुत ज्यादा खबरों पर मैं आपसे लाइव ले रहा था, जम्मू में ट्रेडिशनल रूट पर वापस आतंकी इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, और अब जब भारतीय फोर्सेस को मौका मिला है अंदर घुसने का, उन तमाम लॉन्च पैड्स को खत्म करने का, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी फोर्सेस उसमें जरा सी भी चूकी होगी। जी बिल्कुल, देखिए चूकने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि बड़े सटीक निशाने थे ये। उन्हीं जगहों को निशाना बनाया गया जहां से आतंक की फैक्ट्री चलती थी, जहां से आतंक के भारत में किस तरह से आतंक फैलाया जाए इसके प्लान बनते थे, जिसमें आतंकी अजहर मसूद का मदरसा भी है, जहां पर यही पाठ पढ़ाया जाता था कि जो भारत है उसको नेस्तनाबूद करना है। उसको भी स्ट्राइक किया गया, लश्कर के हेडक्वार्टर को स्ट्राइक किया गया। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये भारत की तरफ से एक रिटेलिएशन था, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। देखिए, हमने पहले भी, मैं कह रहा था कि हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमने LOC के वो कैंप तबाह किए जहां पर आतंकवादी मौजूद थे, जहां से वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते थे। लेकिन इस बार हमने उन आतंकवादियों के जो आका है उन पर हमला किया है। हमने उस जड़ को ही खत्म करने की कोशिश की है, जिस जड़ से ये पेड़ उगता था, जिस जड़ से ऐसे। दिस इज वेरी बिग स्टेटमेंट विकास, दिस इज बिग, क्योंकि बार बार हम इस चीज को लेकर बात कर रहे थे कि 2-4 आतंकियों को एलिमिनेट करके क्या मिल जाएगा। वो आतंकी तो इसी सोच के साथ आ रहा है, इसी सोच के साथ घुसपैठ कर रहा है कि मुझे तो मरना है, मैं तो जिहाद के रास्ते पर हूं, मैं तो मर जाऊंगा, मैं अपने आप को उड़ा लूंगा, विस्फोट में उड़ा लूंगा, मुझे तो 72 हुर्रे मिलेंगी। लेकिन जो लोग इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जो इनकी आंखें हैं,
उन पर इस बार स्ट्राइक की गई है। और मैं आपको बता दूं, ये बात है कि आपको बताऊं, लश्कर तैयबा, जैश, इनके हेडक्वार्टर्स को भी तबाह किया गया है। मदरसों को टारगेट किया गया है जहां पर आतंकी पौध को पनपाया जाता था। आदित्य द्विवेदी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आदित्य, क्योंकि अब जैसे जैसे सुबह होगी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, आधा हिंदुस्तान तो अभी सो रहा होगा, वो लोग जागेंगे तो उनके लिए बड़ी गुड न्यूज भारत एक्सप्रेस लेकर तैयार है कि जिस चीज का इंतजार वो कर रहे थे वो शुरुआत हो चुकी है, आगाज बहुत शानदार हो चुका है। और कितना नुकसान हुआ, ये धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। लेकिन जो बात विकास कह रहे हैं, आदित्य द्विवेदी दिल्ली से मेरे साथ है। आदित्य के पास मैं जा रहा हूं। आदित्य विजय चौक पर पहुंच चुके हैं और वहां पर भी अब से कुछ ही देर में गहमा गहमी भी शुरू हो गई होगी। एक चीज बिल्कुल साफ है, अगर इन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है देर रात में, तो आप इस बात को मान लीजिए, मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सो नहीं रहे होंगे, एनएसए अजीत डोभाल साहब सो नहीं रहे होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सो नहीं रहे होंगे, गृह मंत्री अमित शाह जी सो नहीं रहे होंगे। इन ऑपरेशंस पर उनकी भी पैनी नजर होगी। क्यों आदित्य, गलत कह रहा हूं क्या मैं? बिल्कुल रोहित, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत ट्वीट किया हुआ था और रात को ही उनके ट्वीट से इतना तो साफ है कि भारत का जो पूरा सिस्टम है, जो जिम्मेदार हैं, वो बाखूबी अपनी जिम्मेदारी जान रहे हैं। और इससे पहले भी जब एयर स्ट्राइक हुई है या उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तो उन दोनों में ही प्रधानमंत्री उसको लाइव वॉच करते रहे थे और पूरी रात जगते रहे थे। और उसके बाद सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी हुई थी। इस बार इस बात की जानकारी अपने अपने सोर्सेज से मीडिया को जानकारी पहले हुई है। 10 से 10:30 11 बजे के आसपास सेना मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जिसमें पूरी डिटेल से जानकारी दी जाएगी। लेकिन रोहित, पाकिस्तान के मीडिया से जो जानकारी छन करके आ रही है उसके मुताबिक भारत के जो 9 ठिकानों पे, आतंकी ठिकानों पर जो इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। आदित्य, वापस आ रहा हूं आपके पास, बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त क्या फ्लैश करता हूं। देखिए, पाकिस्तान पर भारत के एयर स्ट्राइक से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान और पीओके में कई सारी इमारतों को नेस्ता नाबूद किया जा चुका है। जैसा मैंने आपको बताया था, मदरसे और मस्जिदों को भी टारगेट किया गया है। हाफिज सईद के मदरसों को, जैश के मुख्यालय को इसमें टारगेट किया गया है। बार बार 1-2 आतंकियों को मारना, उनको तो मरना ही है। जहां से पौध आ रही है उसको उखाड़ना है, उस जड़ को, उस धड़ को खत्म करना है इस बार फोर्सेस को। और उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, ये ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, हाफिज सईद टारगेट नंबर 1, आपको याद होगा, लगातार वॉर रूम अलर्ट लेकर आता था मैं, और मैं रोज उन तस्वीरों को आपके सामने दिखाता था। मैं बताता था कि एक के बाद एक कई टारगेट्स हैं जिनको आने वाले वक्त में एलिमिनेट किया जाएगा। पाकिस्तान और पीओके में कई सारी इमारतों को तबाह कर दिया गया है। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया, रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया गया, यह भी आप समझ लीजिए। ऐसे ही नहीं भारत मैच्योर मुल्क है, ऐसे ही नहीं जिम्मेदार मुल्क है भारत। भारत ने अगर टारगेट किया है तो आतंकियों के लॉन्च पैड्स को, भारत ने अगर आज टारगेट किया है तो आतंकी उस पौध को, भारत अगर आज टारगेट कर रहे हैं और कल भी अगर भारत टारगेट करता है तो इसी आतंकवाद के बीज को उखाड़ने के लिए जो करना होगा, जैसा करना होगा, पाकिस्तान जो एक उर्वरक जमीन बन चुकी थी आतंकवाद के लिए, आतंकियों के लिए, उस जमीन को बंजर करने के लिए अगर ऐसे रोज भी ऑपरेशन चले तो पूरा भारत यह कह रहा है कि हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं। पूरा भारत यह कह रहा है कि ऐसे ऑपरेशंस आप करते रहिए, हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, हम भारत सरकार के साथ हैं, हम अपने रक्षा मंत्री के साथ हैं। तो एक के बाद एक कई अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूं। आदित्य द्विवेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, प्लीज आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। ये ब्रेकिंग आ गई थी तो ये मुझे दर्शकों को देना जरूरी था। रोहित, यही ब्रेकिंग हम कहने जा रहे थे, लेकिन आपने वो बात कह दी। कुल मिलाकर के दर्शकों को सही समय पे सही सूचना मिल गई। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को पूरी तरह से, देश के प्रधानमंत्री पर पूरी तरह से 140 करोड़ भारतीयों को भरोसा है। और वो भरोसा भले ही 15 दिन बाद सामने आया हो, एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उसमें वक्त लगता है और वो समय जरूर लगा। लेकिन जो सिंदूर उजड़े थे, जिन महिलाओं की मांग का सिंदूर उजड़ा था, उसको पूरा किया जा रहा है, उसका बदला लिया जा रहा है, चुन चुन का बदला लिया जा रहा है। एक मौत के बदले 10 मौतें सामने आएंगी पाकिस्तान के। एक सर अगर भारतीय का गया है तो उसके बदले 10 सर आएंगे। ये प्रधानमंत्री का वादा था, आज वह वादा पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। रोहित जी, आदित्य, क्योंकि आप कह रहे थे कि यही ब्रेकिंग आप बता रहे थे, एंकरिंग का काम तो मुझे करने दो। अब इस खबर पर मैं आपसे लगातार अपडेट्स तो ले ही रहा हूं, मैं डिटेल्स आपसे लेता रहूंगा, एक मिनट में पल अपडेट लेता रहूंगा। एक बार जल्दी से रईस के पास में होता हूं। रईस, देखिए, साफ तौर पर भारत एक बड़ा मुल्क है, जिम्मेदार मुल्क है, और बार बार अपने ही बुलेटिन में हम बता रहे थे, कुछ विजुअल्स भी हैं, लाइव विजुअल्स हैं। कई ऐसी जगहें हैं, उन मदरसों को टारगेट किया गया जहां पर ब्रेन वॉश कर आतंकियों की फैक्ट्री, आतंकियों का संचालन, आतंकियों की मैन्युफैक्चरिंग, इस मैन्युफैक्चरिंग हब पर ही फोर्सेस का यह अटैक है, यह टारगेट है।
इन इलाकों को चिन्हित कर लिया गया था और बहुत ही शानदार तरीके से इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रईस मेरे साथ है। रईस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये नाम सुन सुनकर टीआरएफ, आजकल ये नाम बहुत वायरल हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि जो सौगंध, जो संकल्प भारत ने, और जब मैं भारत कह रहा हूं तो इसमें भारत सरकार भी है, भारतीय सेना भी है और 140 करोड़ भारतीय भी हैं, तो भारत ने जो संकल्प लिया कि इस आतंक की फैक्ट्री को अब नेस्तनाबूद करना है, क्योंकि अब हम और नहीं सह सकते। अब आतंकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। रईस, जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे थे कि लगातार हमने पठानकोट को देखा, हमने फिर उड़ी को देखा, फिर पुलवामा देखा, तो लगातार ये मांग उठ रही थी। और जिस तरह से अभी देश में, पूरे देश में माहौल बना था, एक आक्रोश था कि इस तरह की कार्रवाई हो। और यही वजह कि लगातार हम देख रहे थे कि रणनीति बन रही थी, बैठकें हो रही थी। और आज जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई है, तो साफ जाहिर है कि अब भारत जो पानी है, भारत जितना बर्दाश्त कर सकता था वो किया, जितना पानी सर से ऊपर जाना था हो चुका है। यहाँ पे हम देख रहे थे कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2-3 आतंकवादी मारे जाते थे, लेकिन उससे काम नहीं चला। तो फिर अब यहाँ पे लगातार जो है, अब भारतीय सेना जो है वो लगातार ये प्रयास कर रही थी कि कुछ ऐसा बड़ा किया जाए, कोई मैसिव मिलिट्री एक्शन किया जाए, जिससे जहां से आतंकवाद पैदा होता है उसको हम खत्म कर देंगे। ये बात बिल्कुल साफ है, ये बात हर कोई जानता है, दुनिया जानती है। और एक तरफ जहां सिर्फ और सिर्फ हमें ये धमकी मिल रही थी कि भैया हम तो न्यूक्लियर स्टेट है, ये देख लो तुम्हारा हाल क्या कुछ करेगा भारत। अभी तो भारत ने सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड स्ट्राइक की है, मैं आपको बता दूं, लिमिटेड स्ट्राइक की है। ये जो तस्वीरें आपके सामने है, ब्लास्ट आप देख रहे हैं, लिमिटेड स्ट्राइक, उन इलाकों को टारगेट किया गया है जहां पर ऐसी चीजें चल रही थी, आतंकियों को पालने पोसने का काम चल रहा था, वहां पर स्ट्राइक्स किए और बहुत ही शानदार तरीके से जो नेस्तनाबूद करना था, जो हमारा टारगेट फिक्स था, उसी टारगेट को एलिमिनेट किया है। यह आगाज है, अंजाम नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं, यह आगाज है, अभी अंजाम नहीं है। लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखाता रहूंगा। और पहलगाम के इंतकाम की बात तो हम लगातार कर ही रहे थे। 10 दिन हुए, 12 दिन हुए, 13 दिन हुए, हर कोई इंतजार कर रहा था। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट सिद्धार्थ वर्मा जी जुड़ चुके हैं, खुद मैन इन यूनिफॉर्म रहे हैं और अमूमन भारत एक्सप्रेस पर आते हैं, हम भारत एक्सप्रेस पर अपनी बात रखते हैं। सिद्धार्थ सर, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, जय हिंद आपको। गुड न्यूज तो आपको मिली गई होगी एकदम, रात को एकदम ये सब खबरें मिली हैं और तब से हम भी इसी को फॉलो कर रहे हैं। और बहुत बड़ा एक्शन जो बहुत दिनों से देशवासी भी देख रहे थे, और जिस तरीके प्रधानमंत्री जी ने एक गो हेड दे रखा था फ्री हैंड डिफेंस फोर्सेस को प्लानिंग करने के लिए कि मोड भी तय करेंगे और समय और जगह भी तय करेंगे जी। तो यही बहुत दिनों से बिल्डअप तो हो ही रहा था इसका, अब और फाइनली इसका अभी एक अंजाम दे दिया गया है। ये जो आगाज है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भैया अब तो पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएट होगा, पाकिस्तान भी अब हमला करेगा। उसके लिए हम कितना तैयार और कितना सीरियस लेना चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क को? देखिए, 2 हफ्ते से तो ये पहलगाम के बाद डिफेंस फोर्सेस को अलर्ट पे तो कर ही रखा था। भारतीय सेना जो है, हम लोग ऑलरेडी इस पर हरकतें तो कर ही रहे थे। और साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम लोग इंडियन नेवी का देखें, ऑलरेडी इंडियन नेवी हम लोग का वॉर ड्रिल्स हम लोग का अरेबियन सी में चल ही रहा है। एयरफोर्स का अगर देखें तो ऑलरेडी पहले ही से डिक्लेयर था कि हम लोग 7 तारीख को 8 तारीख को हम लोग अपना पूरा एयर एक्सरसाइजेस हम लोग करने ही वाले हैं। और रही बात अगर हम लोग सेना को देखें तो सेना ऑलरेडी तैनात है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ भी, चीन के बॉर्डर के साथ भी। तो हम लोग की तैयारी तो 100% ऑलरेडी पहले से पूरी बनी हुई थी। और जिस तरीके से अभी जो ये टारगेटेड स्ट्राइक्स किया गया है, जहां पे स्टेटमेंट भी दिया गया है कि पाकिस्तान को एक चेतावनी दे दी गई है कि ये नॉन एस्केलेटरी नेचर के हम लोग के अटैक्स रहे हैं, कोई भी पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को नहीं टारगेट किया गया है। ये सब जो टारगेट किए गए हैं, ये सब टेररिस्ट बेसेस हैं, टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जहां पे पूरे ये सब आतंकियों को पूरा पनाह भी दिया जा रहा है और ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लश्कर के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया है। तो अगर पाकिस्तान जो है चाहता है कि उस पे वो रिटेलिएट करना चाहे, तो उसके पास किस मुंह से नहीं, पहले तो पाकिस्तान इस बात को मान ले कि उसकी धरा पर ये सब आतंकी कैंप चल रहे थे, क्योंकि फिर इन्हीं के लिए तो पैसे मांगने, भीख मांगने दूसरे लोगों के सामने जाएगा नहीं। एक साइकोलॉजिकल वॉर भी होती है। सिद्धार्थ सर, आप मुझसे बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि आप तो खुद सर्व कर रहे हैं नेशन को। मैं ये नहीं कहूंगा कि कर रहे थे, मैं कह रहा हूं आप सर्व कर रहे हैं नेशन को। मेरे साथ रईस अहमद नहीं, मेरे साथ विकास अब्रोल है, मेरे साथ अश्विनी भट्ट साहब भी है। एक छोटा सा रिएक्शन में भट्ट साहब से भी ले लेता हूं, फिर तुरंत मैं आपके पास आ रहा हूं अब्रोल साहब। भट्ट साहब, अब यहां से ये तो आगाज ही है। अभी तो अब तक हम थे कि भैया हम रिएक्टिव होंगे, अब अगर हम प्रोएक्टिव हो जाएं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
रास्ता अब निकलना शुरू होगा और कहानियां निकलेंगी साथ में। हमारे भारत में कहानीकार बहुत हैं, तो वो भी अब निकालनी शुरू करेंगे, तो उन कहानियों की भी इंतजार कर रहे हैं। सर मॉक ड्रिल कितना देखिए, मॉक ड्रिल भी मत कहिए, ये सिविल डिफेंस एक्सरसाइज कहिए। इसको आप, ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये अटैक जब आप पे आएगा तो आप क्या करेंगे? अभी तो अटैक कर दिया, वहाँ पे पब्लिक है नहीं तो ठीक है, पर वहाँ पे अगर हम लोग होते तो। ये तस्वीरें भी आप देखिए, लगातार व्यूज भी आ रहे हैं, वो भी मैं आपको सुनाता रहूंगा। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल भी जुड़ा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखते रहिए। अलग अलग जगहों पर आतंकियों के हेडक्वार्टर्स को, मुख्यालय को टारगेट किया गया है। भारत ने साफ किया है कि भैया किसी सिविलियन को नहीं, हमने किसी मिलिट्री बेस कैंप पे नहीं, हम तो आतंकियों को हटा रहे हैं। तो अगर इसमें पाकिस्तान को दिक्कत होती है तो आकर पहले मान ले कि हाँ, हम आतंकियों को पालते हैं। हालांकि रक्षा मंत्री मानते हैं, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि हम तो 30 सालों तक आतंकवाद को पाल ही रहे थे। बेशर्म मुल्क है, इलाज इसी तरीके से होगा। अश्विनी भट्ट साहब प्लीज रिएक्ट। हाँ जी। सो ये आगाज होना चाहिए, ये अंजाम नहीं है। मैंने यही कहा हमारे रिएक्शन का। बट ये कितना एस्केलेट करे, एस्केलेशन मैट्रिक्स में, वो डिपेंड करेगा। नाउ द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट। ये उन पे डिपेंड करेगा, ये इस एस्केलेशन मैट्रिक्स में कितना ऊपर जाएगा। मगर अगर आप मुझसे पूछे रोहित जी, ऑनेस्टली, ये रावण के ये सर हैं। मसूद अजहर हो गए, ये लश्कर तैयबा, यू नो ऑल दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप ये सर काटते रहिए, ये उगते रहेंगे। हमें ये रावण की नाभि पे, मेन फोकस जो है ना, वो रावण की नाभि है, जो कि पाकिस्तान आर्मी है, जो कि ISI है। तो इस देश के जब तक 4 टुकड़े नहीं होंगे, ये हमें जो है, ये हमें कंटिन्यूअसली जो है ये प्रोवोक करता रहेगा, तंग करता रहेगा। आई थिंक दैट शुड बी, वो होना चाहिए हमारा बिगर प्लान, शुड वो होना चाहिए। ये देश जो है ये खंडित होना चाहिए। इस रावण, इस पाकिस्तान रूपी रावण की नाभि में वार करने की जरूरत है। जो GHQ इस्लामाबाद है, जो इनका ISI है, और इनका जो पूरा जो टेरर इकोसिस्टम का जो क्रक्स है, वो पाकिस्तान आर्मी, ISI और ये जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट, इनको खत्म करना चाहिए। सर मुझे तो 71 की भी वो तस्वीर याद आ जाती है, 65 की तस्वीर माफ कीजिएगा मुझे, तो 71 में तो 2 टुकड़े हमने कर ही दिए थे, 65 में तो हम लाहौर तक पहुंच गए थे। लेकिन बार बार क्योंकि हम एक जिम्मेदार मुल्क है, बड़े दिल वाले हैं, बड़े मुल्क हैं, हम लाहौर से वापस आ गए। हमने कहा आप अच्छा मुल्क बनाइए वापस। यानी हर बार हमने सुना है ना कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, यानी हमारा ज्यादा अच्छा होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। चाणक्य का एक बहुत, हम चाणक्य के शिष्य हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो बट साहब एक बड़ी ब्रेकिंग आ गई है, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। बड़ी ब्रेकिंग क्या है, आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करता हूं। USA ने भी प्रेस रिलीज जारी की है। मैं आपको बता रहा हूं कि तमाम सुपर पावर्स खुलकर समर्थन है भारत को, खोलकर भारत को समर्थन है। क्यों? क्योंकि हम यहां पर किसी आम नागरिक को थोड़ी मार रहे हैं, हम कोई आतंक नहीं फैला रहे, हम तो आतंकियों को उनके एम तक पहुंचा रहे हैं। उनको 72 उड़े चाहिए, हमारी फोर्सेस उनको 72 उड़ों तक पहुंचा रही है। वो कल जाते हैं, हम उनको आज ही भेज रहे हैं। थैंक यू कहना चाहिए। अमेरिका कह रहा है कि भारत की कार्रवाई बिल्कुल सटीक है, केवल आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया गया। बड़ा अपडेट आपको दे दूं, जैसे मैं बोल रहा था, कोई सोया नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, रक्षा मंत्री जी, NSA साहब, CDS साहब, NSA ने फोन पर बात भी की है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब लगातार फोन पर संवाद भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ हमने एक्शन लिया है। एक तरफ पूरा देश मॉक ड्रिल, क्योंकि बार बार मैं कह रहा था साइकोलॉजिकली तैयार हो जाइए, मेंटली तैयार हो जाइए, लेकिन आज रात को इतनी बड़ी न्यूज आ जाएगी ये शायद हमें भी नहीं पता था। और यही हमारी फोर्सेस पहले ही साफ कर दिया था, टारगेट को कब एलिमिनेट करना है ये हम ही तय करेंगे। अश्विनी भट्ट साहब प्लीज 30 सेकंड्स में अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं तुरंत उस पर एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा सिद्धार्थ साहब का, फिर आदित्य और विकास भी मेरे साथ हैं। बिल्कुल। ज्यादा उदारता जो है रोहित जी, ज्यादा उदारता भी अच्छी बात नहीं है। चाणक्य का कोट है कि स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट। बिल्कुल। तो जो सीधे तने को सबसे पहले काटा जाता है। ट्रू। तो इस ज्यादा उदारता ठीक नहीं, और इस बारी हमें कोई उदारता का जो है प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान के हमें 4 टुकड़े करने चाहिए, जो मैं हमेशा मांग करता हूं, और बिल्कुल सही टाइम है। अब बलूचिस्तान देखिए, अभी बलूची तो वो तो वहां से मांग कर रहे हैं कि आप स्टार्ट करिए। बलूच ये कह रहे हैं, पख्तूनवा के पश्तून ये कह रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं, मौका बहुत शानदार है, ग्लोबल लीडर्स हमारे साथ खड़े हैं, हालांकि भारत इतना सशक्त है। एक बड़ी ब्रेकिंग और आगे, जल्दी से वो फ्लैश कर देता हूं। बड़ी ब्रेकिंग क्या है? ऑपरेशन सिंदूर जो की जारी है। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां देश को एक मुस्कान का मौका दिया है,
तीनों सेनाओं का यह ऑपरेशन रहा, तीनों फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व रही। और जब हमारी एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी सर्विसेज एक साथ होगी तो आप समझ सकते हैं टारगेट का बच पाना नामुमकिन होगा। यह बड़ी खबर है, पाकिस्तान के खिलाफ तीनों सेनाओं का यह जॉइंट ऑपरेशन था। तीनों सेनाओं ने सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन में लोइटरिंग इस्तेमाल की गई है। खुफिया एजेंसियों ने आतंकी शिविरों की जानकारी दी थी और किसी को पता ना चले। आप जानते हैं इस तरह के ऑपरेशंस अगर हैंडल होंगे तो ऑब्वियसली बहुत ही कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें बरती जाएगी। तीनों सेनाओं का यह बहुत शानदार ऑपरेशन रहा और जैसा भट्ट साहब कह रहे हैं, जैसा आदित्य द्विवेदी कह रहे हैं, जैसे मेरे सहयोगी विकास अब्रोल कह रहे हैं, सिद्धार्थ साहब कह रहे हैं, सबके होल एंड सोल इमोशंस इस वक्त यही है कि ये तो सिर्फ आगाज है और आगाज इतना जबरदस्त है तो अभी तो अंजाम पर पहुंचना बाकी है। ये सिर्फ फुल स्टॉप नहीं है, आप इसको एक छोटा सा रेस्ट मान लीजिए। ट्रेन में जाते हैं तो कई सारे स्टेशंस पर रुकते हैं, वो मंजिल नहीं होती, ये मंजिल नहीं है। सिद्धार्थ साहब मैं आपके पास आ गया। अभी जिस तरीके से बात की अश्विनी भट्ट साहब ने कि बहुत ज्यादा, कुछ भी चीज का ज्यादा होना बहुत खराब है। हमारी उदारता कई बार हम पर भारी पड़ रही है। 26/11 का तहव्वुर राणा देश में है, इतने साल तो उसको देश में लाने में लग गए। अब एक के बाद एक चीजें, इन्वेस्टिगेशन आगे बहुत सह लिया अब देश ने। आपको क्या लगता है इस बारे में? जी बिल्कुल, आपका एकदम ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत जो है आतंक के इतने ज्यादा अटैक्स भारत पे रेगुलरली बीच बीच में होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, देखिए जिस तरीके से आतंकी इतने अंदर आते हैं तो कई बार मैक्सिमम तो हम लोग रोक लेते हैं, जो हम लोग के जो इंटेलिजेंस एजेंसी से जो मैसेजेस पूरे मिलते हैं, लेकिन एकाध जो छूट जाते हैं उसके वजह से भारत के अस्तित्व पर ये एक अटैक हमेशा बार बार होता रहता है। तो इसलिए इस बार जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड अटैक, देखिए भारत अभी एक डिफरेंट भारत है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी जिस तरीके से आप दिखा भी रहे हैं उसमें भी एक एक्सेप्टेंस है कि भारत को एक राइट था रिएक्ट करने के लिए। तो ये जो भारत को एक जो राइट रिएक्शन करने के लिए हम लोग को जो दिया है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने, ये इसीलिए है क्योंकि इतने सालों से भारत को देखा जा रहा है एक मैच्योर नेशन की तौर पर। और रही बात अगर हम लोग पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जहां भी जा रहा है उनसे तो यही मुंह की खानी पड़ रही है। अभी तो हमारी फोर्सेस दौड़ा कर पीट रही है, उधर यूएनएससी में भी तमाचे पड़ रहे हैं, लताड़ा जा रहा है। सिद्धार्थ साहब मैं वापस आऊंगा, विकास में आपके पास आ गया जल्दी से। विकास, जैसी अपडेट्स आ रही हैं एलओसी के पास से, आपके पास कुछ ताजा अपडेट्स आए क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है कि मेंढर सेक्टर में, रजौरी और पुंछ सेक्टर में लगातार जो है फायरिंग जारी है और हैवी आर्टिलरी यूज की जा रही है, क्योंकि देखिए ये एरिया जो एलओसी में पड़ता है यहाँ पर लगातार सीज फायर वॉल्यूशन होता है। एक खबर और आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं बताया जा रहा है, कि एक लेडीज का नाम रूबी कौर है, मनकोट इलाके की मेंढर की, वो एक उसकी डेथ हो गई है पाकिस्तान फायरिंग में, क्योंकि एक शेल गिरा था उसके घर पर, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना बताऊं रोहित, कि इस जो है वो फायरिंग जो है जो बॉर्डर पर बहुत ज्यादा हो रही है, दोनों तरफ से लगा। बड़ी ब्रेकिंग आ चुकी है, एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, जल्दी से आ रहा हूं आपके पास। आदित्य आपके पास आ रहा हूं, बी रेडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर देखा। देखिए ब्रेकिंग में आपको पहले बता चुका हूं, अपने आवाज से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रही थी। एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल साहब, इसके अलावा तमाम जो हमारे इस ऑपरेशन से जुड़े हुए अधिकारी रहे होंगे, वो पल पल का अपडेट इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री को देते रहे। रक्षा मंत्री खुद इस मामले को लेकर काफी एक्टिव रहे। और आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले ही, बल्कि मैं कहूं कि कुछ वक्त पहले ही, जैसे रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि मैं इस देश का रक्षा मंत्री हूं, सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम मेरा है और आप लोग निश्चिंत रहिए, जो आप चाहते हैं ना, जो आपके सेंटिमेंट्स है ना, वो आपको भारत में भी नजर आएंगे, वो रिटेलिएशन में भी नजर आएंगे, वो हमारे वार पलटवार में भी नजर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पल पल की जानकारी ली है। एनएसए अजीत डोभाल साहब इस मामले को लेकर काफी एक्टिव रहे। महज 24 घंटों में 2 बार मुलाकात, और अब तो तीसरी गिन लीजिए अगर साथ में रहे होंगे, या फिर एनएसए साहब अपने हेडक्वार्टर से, अपने वॉर रूम से इन तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहे थे। पल पल का अपडेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास भी। मैं सीधा आदित्य द्विवेदी के पास जा रहा हूं। आदित्य, जिस चीज को लेकर हम बात कर रहे थे, क्योंकि हर किसी का काम करने का एक तरीका है, मैं तो थोड़ा कम, लेकिन आप ज्यादा नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक रहते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के आसपास रहते हैं, आप साउथ ब्लॉक में काफी रहते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं। यह बात बहुत साफ थी, अगर इतना बड़ा ऑपरेशन भारत कर रहा है तो तमाम हमारे जो आला कमान है वो सो कैसे सकते हैं। पल पल की अपडेट खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले रहे थे, रक्षा मंत्री बिल्कुल एक्टिव थे, एनएसए, सीडीएस, हर कोई एक्टिव। अब बिल्कुल देश चैन से तभी सो पा रहा है रोहित, जब हमारे ये सभी जिम्मेदार देश के जो
पूरी जिम्मेदारी लिए हुए ये पूरी रात जाग रहे हैं और ऑपरेशन की जो भी बार रूम से रूपरेखा है उसको तैयारी भी दे रहे हैं, उसके लिए सेना को आज़ादी भी दे रहे हैं और खुद पूरी सारी चीज़ों को लाइव वॉच कर रहे हैं। जैसा आपने पहले भी कहा था कि ऐसे में तय बात है प्रधानमंत्री भी जग रहे होंगे, तो हमने भी ये जवाब दिया हुआ था कि हाँ, जब उरी स्ट्राइक हुई थी तो पूरी उस उरी स्ट्राइक को भी लाइव वॉच किया हुआ था प्रधानमंत्री ने। तय बात है आज भी जग रहे होंगे, तो वो सूचना आपने हमारे दर्शकों को दे दी कि प्रधानमंत्री पल पल पे जो भी एक्टिविटीज हो रही है उस पर पूरी तरह से निगाह रखे हुए हैं। अजीत डोभाल जो कि एनएसए हैं, वो विदेश में अमेरिका के एनएसए से भी बात कर रहे हैं और लगातार जो भी सूचनाएं हैं वो उनको जो जरूरी सूचना है वो प्रधानमंत्री तक भी पहुंचा रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अब पाकिस्तानी सेना ने एक बयान दिया हुआ है कि हाँ, भारत ने ये एयर स्ट्राइक की है, भारत के एयरफोर्स ने हम पर एयर स्ट्राइक की हुई है, जबकि इससे पहले तमाम तरह के कंफ्यूजन थे। पाकिस्तान के जो नेता थे, विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि भारत ने अपनी सीमा से ही अटैक किया हुआ है। सेना कुछ और बोल रही थी और टीवी कुछ तो और वो तो हमारी मर्जी है ना, हमारी फोर्सेस को फ्री हैंड है, हम कहां से भी करें। हम दिल्ली से इस्लामाबाद को साध सकते हैं तो साधेंगे, हम दिल्ली से पेशावर को साध सकते हैं तो हम साधेंगे। आदित्य, अगर आपके पास इस बीच कोई ब्रेकिंग आए ना तो तुरंत आप मुझे बोलिएगा, मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। मेरे साथ तमाम एक पैनल लगातार बना हुआ है, एलओसी की जानकारी लगातार विकास अब्रोल मुझ तक पहुंचा ही रहे हैं। रईस अहमद मेरे साथ थे, सिद्धार्थ साहब मेरे साथ है, अश्विनी भट्ट साहब मेरे साथ है, मेरे दोस्त मेरे सहयोगी सूर्या त्रिपाठी भी मेरे साथ न्यूज रूम में जुड़ चुके हैं। लगातार वो भी तमाम अपडेट्स को देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं। सूर्या, एक के बाद एक कई अपडेट्स आ रहे हैं। लश्कर, एलईटी, जैश ए मोहम्मद, उनके हेडक्वार्टर्स को भी टारगेट किया गया है और जानकारी यह भी कि कई आतंकी वहीं पर मौजूद थे और चैन की नींद में, मौत की नींद में उनको सुलाया जा चुका है। उनका मकसद होता है ना 72 हुरों के पास जाना, उनको हमारी फोर्सेस ने पहुंचा दिया 72 हुरों के पास। बिल्कुल रोहित, जिस बात का जिक्र आपने किया और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक बदला नहीं है। 125 करोड़ उन देशवासियों की जो भावनाएं थी वो बहुत इंतजार कर रही थी और सिर्फ अभी एक एक तस्वीर, थोड़ा इंतजार करना होगा 2 से 3 घंटे बाद। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, तमाम अलग अलग रिएक्शन जो सामने आ रहे हैं, तमाम विशेषज्ञों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि थोड़ा सा इंतजार, 1 से 2 घंटे के बाद धीरे धीरे कहानियां जो सुनेंगे वो कहानियां बहुत अलग होंगी। वो कहानियां ये होंगी कि जैश ए मोहम्मद के कितने आतंकी मारे गए, लश्कर ए तैयबा के कितने आतंकी मारे गए, क्योंकि ये 9 ठिकाने नहीं है। सिर्फ अभी प्राइमरी अपडेट्स हमारे और आपके पास है, लेकिन 2 से 3 घंटे के बाद तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। लेकिन इतना तय है कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे से लौटकर जब आते हैं और बाकायदा उनके चेहरे पर अगर आप देखते तो वो एक्सप्रेशन थे कि नहीं अब बदला होगा, और आज अगर बदला हुआ है तो ये शुरुआत है, अंजाम तक अभी भारत पहुंचाएगा और किस तरीके से पहुंचाएगा। क्योंकि आप एक बार आप जिस एंकरिंग करते वक्त जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भारतीय एयरफोर्स की तैनाती, नौसेना की तैनाती, आर्मी के जवानों की तैनाती और दूसरे तरफ अलग अलग राज्यों को आपने मॉकड्रिल के निर्देश दिए, मतलब वैश्विक स्तर पर एक माहौल बनाने की कोशिश, एक एलओसी पर माहौल बनाने की कोशिश और अंजाम तक पहुंचाया जैश ए मोहम्मद के और लश्कर ए तैयबा। अभी अंजाम तक पहुंचना बाकी है, आगाज है सूर्य। और देखिए, एंकरिंग के तो कई मौके हमें मिल ही जाएंगे, बहुत सारी खबरें मिल जाएंगे। आज मैं एक एंकर पत्रकार के तौर पर नहीं, एक भारतीय के तौर पर, एक प्राउड इंडियन के तौर पर मैं इन तस्वीरों को दिखा रहा हूं। मैं वापस आऊंगा, सिद्धार्थ साहब मेरे साथ बने, अश्विनी भट्ट साहब मेरे साथ है। सिद्धार्थ साहब, यहां से ये आगाज तो बहुत शानदार हो गया, लेकिन हर कोई यही चाह रहा है, अभी आपने सूर्या को भी सुना, मेरे सहयोगी को, हर कोई चाह रहा है कि ये अंजाम ना हो, ये तो आगाज ही हो, क्योंकि हम बार बार रिएक्टिव हो जाते हैं। हमें प्रोएक्टिव होने में हम डिफेंसिव ही होते रह जाते हैं, डिफेंस ही करते रह जाते हैं, और उधर से अग्रेशन पे अग्रेशन। अब तो अग्रेसिव होकर फ्रंट फुट पर खेलने का दम मादा भारत रखता है। नहीं, बिल्कुल, इसको तो हम लोग फ्रंट फुट ही कहेंगे। जिस तरीके से अभी जो अटैक्स हुए हैं, जिस तरीके से हम लोग ने रिटेलिएशन किया है, 9 लोकेशंस पे हम लोग ने अटैक किया है, और ये जो हम लोग के जो अटैक्स हुए हैं, ये बस पीओके के अंदर नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी हम लोग ने इसको मिसाइल्स के हम लोग ने अटैक किया है। तो इसके वजह से जिस तरीके से भारत का एक एग्रेसिव स्टैंड पूरे दुनिया के सामने आया है, तो ये पाकिस्तान को भी अभी और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस है, इन लोगों को भी 2 बार सोचने पे मजबूर करेगा कि भारत के साथ वो लोग बार-बार इस तरह के छेड़छाड़ वाले हरकतें नहीं कर सकते हैं। और अभी तो बस ये एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक हम लोग ने किया है, और अगर पाकिस्तान इसके बाद अगर और भी कुछ करने की कोशिश करेगा तो पूरे आर्म फोर्सेस एकदम रेडी हैं, एकदम तैनात हैं।
देखिए जिस तरीके से हम लोग के जो स्टेटमेंट्स अगर हम लोग सरकार के देखें, जो स्टेप बाय स्टेप जो रिस्पॉन्स हो रहा था, सिंधु जल इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया, फिर उसके बाद जो हम लोग ने ट्रेड के पूरे रिस्ट्रिक्शंस किए हैं, उसके बाद जो अभी मॉक ड्रिल्स की भी जो एक्सरसाइजेस की जो पूरी बात हो रही है, तो हम लोग कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो एक वॉर गेमिंग होता है जिसमें क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं पाकिस्तान को, उसके पूरे चीजों को लिया गया है। और अगर बाई चांस पाकिस्तान और मिस एडवेंचर करने के लिए भारत के अंदर भी अटैक्स करने की कोशिश करे, मिसाइल्स से दागे या अगर अपने एयरफोर्स को भी अंदर भेजे, तो उस चीज के लिए ऑलरेडी भारतीय सिटीजन्स को पूरा आगाह किया जा रहा है, मॉक ड्रिल्स की भी प्रैक्टिस की जा रही है। तो भारत का एक बहुत मैच्योर्ड नेशन की तरह वॉर गेमिंग करके पूरे रिस्पॉन्सेस को हम लोग देख सकते हैं। और अगर पाकिस्तान इसको और एस्केलेट करने की कोशिश करेगा तो भारतीय फोर्सेस तो एकदम वहां पर सामने एकदम रेडी तैयार है। भारतीय फोर्सेस अब तक मजे ले रहे थे, अब तक सोशल मीडिया पर ही वॉर जीत रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, रोज पूछ रहे थे कि भैया हम तो इंतजार कर रहे हैं कि राफेल आए, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप उड़कर आइए हमारी स्पेस में, हमने ब्लॉक किया हुआ है। आज आ गए, वापस भी आ गए, क्या उखाड़ लिया पाकिस्तानियों। और वहां पर जो तस्वीरें आएंगी ना, जैसे सूर्य कह रहे थे, जैसे जैसे सूर्य का उदय होगा आपको और तस्वीरें निकल कर आएंगी। लेकिन बड़ा अपडेट यही है, गुड न्यूज यही है कि भारत अपना बदला लेने का, इंतकाम लेने के सीढ़ी दर सीढ़ी कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अश्विनी भट्ट साहब मेरे साथ है। अश्विनी जी, आप ग्राउंड पर भी बहुत काम करते हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट आप हैं, और मुझे आपके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं आपको, आपके काम को जानते हैं, आपने क्या कुछ देखा है, क्या कुछ सहा है, कितना सहा है, सब जानते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब बार बार कह रहे हैं 4 टुकड़े, इससे कम में पाकिस्तान मानेगा नहीं क्या? क्योंकि ये बात मैं भी मानता हूं, मैं भी आपसे बिल्कुल तारुफ रखता हूं, 4 लड़ाइयों में उसको समझाया, लाहौर से हम लोग वापस आ गए, बड़ा दिल भी दिखा दिया, तब भी कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी की टेढ़ी है, काटनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कुत्ते की पूंछ, बिल्कुल आपने एनालॉजी बिल्कुल सही दी है। कुत्ते की पूंछ सही नहीं होती है, बट अगर छोटे टुकड़ों में आप उसको काटेंगे तो फिर वो थोड़ी सी सीधी रहती है। तो वो जो टेढ़ापन है पूंछ का, वो काट के ही ठीक होगा। तो वही इसका ये है। और जैसे मैंने पहले ही बोला था, अब एस्केलेशन मैट्रिक्स के ना लेवल्स हैं। अब पाकिस्तान का, बिकॉज अब उनकी गले की फांस बन गई है, बिकॉज वो बड़ी बड़ी बड़कें मारना अपने देश में और अपने जो अवाम को वो एक उस हेलुसिनेशन में रखना, वो एक लेवल तक सही रहता है, और बियॉन्ड अ लेवल दैट बैकफायर्स, क्योंकि एक अपनी बजट का एक लार्ज चंक जो ये आर्मी के जनरल अपने घर ले जाते हैं। तो अब उनसे जो वहाँ की जनता है वो पूछेगी कि हाँ भाई बताओ कि आपके रडार्स, जो हमने पैसे रडार्स के दिए हैं, ये जेट्स जो हैं इंडियन के, ये आपने डिटेक्ट कैसे नहीं करे। और अभी मैं अभी वही फॉलो ही कर रहा था न्यूज़ को, अभी छन छन की न्यूज़ आ रही है। तो इसमें जो ये टारगेट्स हैं, ये एलईटी का जो पूरा इनका जो स्ट्रक्चर है, टॉप लीडरशिप है, तो वो बताया जा रहा है कि उसमें जो हिट्स हुई हैं, मोस्टली इट हैज हिट द टॉप लीडरशिप ऑफ एलईटी। उस हिसाब से ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे। और एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है कि एक F-16 को भी कश्मीर के पामपोर जो एरिया में है, वो उसको शूट डाउन किया है। दिस इज एन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट, बट लाइक आई सेड, जब सूर्य का उदय होगा, प्रकाश फैलेगा, तो और जो है और चीजें जो स्पष्ट होंगी, और चीजें भी स्पष्ट होंगी। ऑब्वियसली वो तस्वीरें भी भारत एक्सप्रेस आपको दिखाएगा। मेरे साथ विकास अब्रोल है, मेरे साथ आदित्य है, सूर्य भी मेरे साथ बने हुए हैं। विकास, मैं आपके पास आ गया क्योंकि बार बार आप बता रहे हैं हैवी शेलिंग्स हो रही हैं, लेकिन इस तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब तो दिया जा रहा होगा और आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि अभी तक तो हम तस्वीरें देख रहे थे, जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल्स की तैयारी हो रही थी, और ये एक बहुत शानदार साइकोलॉजिकल चीज रही। मैं इस पर सिद्धार्थ जी से बात करूंगा, लेकिन एलओसी से कुछ भी अपडेट आए प्लीज विकास आप दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको अपडेट साथ साथ देता रहूंगा, लेकिन अभी खबर यही है कि मेंढर, राजौरी, पुंछ के इलाकों में लगातार हैवी फायरिंग चल रही है, हैवी शेलिंग चल रही है। लेकिन रोहित, सबसे मजेदार बात यह है कि कब तक चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास कितना ही असला गोला बारूद है। मैं पहले ही बता चुका था रोहित के पाकिस्तान ने पैसों के खातिर अपना सारा गोला बारूद तो यूक्रेन भेज दिया। अब उनके पास गोला बारूद ही नहीं है, क्या चलाएंगे, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये सिर्फ पाकिस्तान की हालत है। और बाकी जिस तरह से यहाँ पे सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, अश्विनी भट्ट जी से बता रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े होना अब सामने दिख रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी बलूचिस्तान भी अपने आप को पाकिस्तान से बहुत जल्दी अलग कर लेगा। पाकिस्तान को अब इस वक्त भारत के साथ नहीं, आतंकवाद जो उसने अपने जंग के लिए भारत को आह्वान कर रहा था, भारत को ललकार रहा था वहां की आवाम। मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि पूरा एक बहुत ही रेस्पेक्टेड पैनल मेरे साथ है, तो मैं थोड़ी ऐसी बातें भी करूं तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं वहां की आवाम जो है मुनीर से ज्यादा एक गधे को पसंद कर रही है।
वहां की आवाम शहबाज शरीफ से ज्यादा एक गधे पर ज्यादा विश्वास कर रही है कि गधे बेच बेच कर तो उनके देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। चाइना को गधे बेच बेच कर तो अर्थव्यवस्था चल रही है। विकास जल्दी से बताइए, आपने हाथ उठाया, कुछ अपडेट है क्या? अश्विनी भट्ट ने भी बताया कि जो पाकिस्तानी जहाज है वो कश्मीर में गिराया गया है। एक अखनूर सेक्टर में भी JF-17 गिरने की खबर आ रही है। फिलहाल मैं भी यही कहूंगा कि ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट है, लेकिन एक JF-17 अखनूर सेक्टर में भी गिरा है पाकिस्तान का, उसको गिराया गया है। उसके विजुअल भी कुछ देर में भी पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान जो रिटेलिएशन की कोशिश कर रहा है, उसके अलावा एक UAV भी गिराया गया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो छोटी मोटी कोशिश है चेक करने की कोशिश कर रहा है कि एयर डिफेंस इंडिया कैसा है। एयर डिफेंस इंडिया का इतना स्ट्रांग है कि उनका एक भी जहाज भारत की सरजमीन पे इंतजार हो रहा है, आ जाओ, इंतजार हो रहा है, आ जाओ। अश्विनी भट्ट साहब, आपने उंगली उठाई, कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? बिल्कुल, देखिए, इट्स कॉल्ड वॉकिंग इनटू द ट्रैप। जब ये आतंकी हमला हुआ तो देश में ना कुछ 2-3 दिन बाद बड़ी मांग, अरे हम अभी अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक कहावत है कि रिवेंज इज अ डिश विच इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। yes. तो बदला जो है वो सोच समझ के, तो ये आई थिंक इट वाज अ ट्रैप दैट पाकिस्तान फेल इनटू। ये हमारे रफेल के जो उन्होंने चेज करने की कोशिश करी, और जो है तो आई थिंक हमारा जो डिफेंस, जो हमारे S-400 और डिफेंस बाकी मैकेनिज्म दैट वाज इन प्लेस। तो इसीलिए लाइक आई सेड के भी छन छन के खबरें आ रही हैं। वो तस्वीरें भी लगातार हम दिखाते रहेंगे। आदित्य द्विवेदी मेरे साथ है। आदित्य, हलचल तो लगातार हो रही है दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में भी कोई सोया नहीं है, और मैं जिनकी बात कर रहा हूं सोए नहीं है, उनके बारे में आप पहले बता चुके हैं। लेकिन एक तरफ आप देखिए, पूरे देश में अब तक तो हम ब्रेकिंग चला रहे थे कि भैया मॉक ड्रिल्स होगी, 2 दिन से हम इस खबर को चला रहे थे, तो कोई भी भारत में, क्योंकि अब तो आप जानते हैं कितना डिजिटली स्ट्रांग हमारा देश है, सब सर्च कर चुके थे कि जंग के हालात में मॉक ड्रिल्स में क्या क्या होता है। हम लोग साइकोलॉजिकली, मेंटली उन चीजों के लिए भी तैयार हो रहे थे, और उस बीच ये एयर स्ट्राइक्स की खबर। आदित्य, बिल्कुल, देखिए, भारत ने इससे पहले भी जब भी उरी में स्ट्राइक की हुई थी और उसके बाद जब एयर स्ट्राइक की हुई थी, उसमें भी इसी अंदाज में भारत ने एक्शन लिया हुआ था कि अर्ली मॉर्निंग, लेकिन इस बार जो है आधी रात को भारत ने एक्शन लिया, और मॉडर्न वेपन्स के जरिए ये एक्शन लिया गया है, जिसमें सटीक टारगेट किया गया है। जैश और लश्कर ए तौबा के जो भी आतंकी ठिकाने थे, 5 स्थानों में 9 ठिकानों पर हमला किया गया है, और इसमें 100 से अधिक लोग आतंकी मारे गए हैं। और इसमें भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह से सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया गया है, कोई पब्लिक सिविल एरिया को भी टारगेट नहीं किया गया, सीधे सीधे टारगेट किए गए आतंकी ठिकाने, और वो भारत के निशाने पर हैं, और जो भी बचे हैं उनको भी नष्ट नाबूद किया जाएगा। और इसको पाकिस्तान अगर चैलेंज के रूप में लेता है, युद्ध के रूप में लेता है, तो उसके लिए भी भारत तैयार है। जी ठीक है, एकदम से उंगली उठाई थी विकास, तुमने, कुछ है आपके पास विकास? जी बिल्कुल, श्रीनगर का एयरपोर्ट जो है वो सिविलियंस के लिए बंद कर दिया गया है। सोर्सेज से खबर आ रही है कि श्रीनगर के एयरपोर्ट को सिविलियंस के लिए बंद कर दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं भारत पूरी तरह से तैयारी है। अगर पाकिस्तान किसी भी तरह रिटेलिएशन करता है तो अब जो है भारत जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो भारत पूरी तरीके से तैयार है। सूर्या भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सूर्या त्रिपाठी, लगातार आप अलग अलग चैनल्स को भी फॉलो कर रहे हैं, उनसे भी मैं वहां पर क्या कुछ हाल है पाकिस्तान के, वो मैं आपसे जानूंगा। लेकिन एक बार कोमल जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, कोमल जी से भी मैं बात कर लूं जरा। कोमल जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको, और वो बड़ी गुड न्यूज भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों के साथ शेयर कर चुका है। आई एम श्योर आप भी लगातार इनपुट्स इनसाइट्स हम तक भेज ही रही हैं। क्या जानकारी आपके पास पहुंच रही है? वेरी गुड मॉर्निंग रोहित। सबसे पहले तो जो दर्शक अभी जग गए हैं उनको ये जानकारी दे देते हैं कि थोड़ी देर पहले भारतीय के सशस्त्र बल जो है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है उधर आतंकवादी ढांचों को उनको निशाना बनाया है जो भारत के खिलाफ हमलों को जो कि जहां पर योजनाएं बनती थी। और पहलगांव हमले का जो है बहुत संयमित और जवाब जो है भारत की तरफ से दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर की ये जानकारी, पल पल की जानकारी जो जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवाज से जो है वो ले रहे हैं, बराबर निगाह रखे हुए हैं। खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है जब शुरुआत की जानकारी पाकिस्तान को नहीं थी, किसी को नहीं थी, और एकदम से ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो पाकिस्तान को पता चल रहा होगा एक चुटकी सिंदूर की कीमत, जो पहलगांव में उन्होंने जिस तरीके से निर्दोषों पर जो हमला किया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन को किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से अंजाम दिया जाए। इससे पहले हमने देखा कि लगातार बैठ के जो है सारे मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की बात करें, गृह मंत्रालय की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, लगातार सब बैठ के लगातार
हो रही थी और जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके साथ ऑब्वियसली, और ये ऑपरेशन भी हमारी तीनों फोर्सेस का जॉइंट ऑपरेशन रहा, इसीलिए जब हमारी तीनों फोर्सेस एक साथ आ जाएं, हम तो वो गाना सुनते थे ना, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, तो फिर क्या होनी क्या अनहोनी। ऐसी हमारी तीनों फोर्सेस हैं, अगर टारगेट को एलिमिनेट करना है तो करना है। सूर्या त्रिपाठी भी मेरे साथ है। सूर्या, मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि अमेरिका तो खुले समर्थन में है, अमेरिका कह रहा है आतंकियों को खत्म कर रहा है भारत, खत्म करे, लगे रहो, जहां जरूरत हो हमें बताओ, लेकिन ग्लोबल मीडिया में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, बताइए जरा मुझे। देखिए, सिर्फ रोहित अमेरिका नहीं बल्कि विश्व के तमाम जितने देश हैं उन्होंने अलग अलग बयान, अगर आप देखेंगे तमाम राजदूतों के बयान को देखेंगे, ट्विटर पर देखेंगे, सोशल मीडिया के एक एक प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखेंगे तो तमाम देशों ने अलग अलग तरीके से भारत का समर्थन किया है। और सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि अलग अलग देशों के बयान हम सुन रहे हैं। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र आपसे यहां पर करना चाहूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपने कहा कि देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी बहुत मेंटली पहले से मजबूत कर रहे हैं, और ये आप भी जानते हैं कि उसी वॉर रूम में जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, ये पहले से तय हो गया था कि हमें स्ट्राइक कब करनी है, और यह भी पहले से तय हो गया था कि बाकायदा देश के अलग अलग राज्यों को कब निर्देश दिए जाने हैं। तो ये बहुत अलग तरीके से रणनीति बनाई गई, और जो बैठकें हो रही थी प्रधानमंत्री आवास से लेकर गृह मंत्री तक, वो बाकायदा इसी के लिए हो रही थी कि आप पहले राज्यों को निर्देश दीजिए, एक तरफ आप एयर स्ट्राइक के लिए तमाम तरीके के इंतजाम कीजिए। तो ये बहुत अलग तरीके से माहौल बनाया गया। आपने देखा होगा एबटाबाद में कानों कान हवा नहीं लगती है किसी को, और वहां पर बड़े आतंकियों को किस तरीके से अमेरिका 1 मिनट और चंद सेकंडों में उड़ा देता है। अब जैसे जैसे जानकारी आ रही है, आप देखिए कि स्कैल्प के साथ स्कैल्प मिसाइलों का उपयोग किया गया, आप जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने किस तरीके से हमला किया होगा। मैं आपको बार बार इस बात के ओर इशारा करना चाह रहा हूं कि 2 से 3 घंटे धीरे धीरे जैसे परतें खुलेंगी, नई नई कहानियां आएंगी, और ऐसी ऐसी कहानियां आएंगी जो शायद जो आप अभी मुस्कुरा रहे हैं वो आपकी मुस्कुराहट 4 गुना और बढ़ जाएगी। मैं मुस्कुरा भी रहा हूं, और जो इनको आप कहानी कह रहे हो कहानी नहीं, वो तो किस्से हम सुनेंगे अब कि क्या कुछ हुआ है देर रात में, किस्से हैं वो, और किस्सा पाकिस्तान ये अपने बच्चों को सुनाएगा आने वाले वक्त में अगर रहा तो, क्योंकि इसमें भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अश्विनी भट्ट साहब कह रहे हैं 4 टुकड़े, जिस मुहाने पर पाकिस्तान खड़ा है वहां की आवाम ही 4 नहीं 40 टुकड़े करने को आतुर बैठी है। मेरे साथ सिद्धार्थ साहब है। सिद्धार्थ साहब, मैं जो साइकोलॉजिकल वॉर की बात कर रहा था, एक तरफ तो हम अब तक तैयारी कर रहे थे कि आज मैं शायद सिद्धार्थ जी से पूछता कि मॉक ड्रिल का क्या इंडिकेशंस है। यहां तो पहले इंडिकेशंस नहीं, पहले सारी चीजें आ गई, मैं आपसे सिर्फ संकेत पूछता रह जाता। यहां तो टारगेट्स को एलिमिनेट करना हमने शुरू कर दिया। तो देश को जिस तरीके से साइकोलॉजिकली तैयार किया वो भी बहुत शानदार। आप इन टैक्टिक्स को बेहतर तरीके से समझते हैं सर? बहुत जरूरी था। जिस तरीके से भाई मैं कह रहा हूं कि भारत का हम एकदम एक मैच्योर्ड स्टेप बाय स्टेप हम लोग का रिस्पांस रहा है भारत सरकार की तरफ से। जिस तरीके से कोई अगर लड़ाई होती है तो आज के तारीख पे जो लड़ाई होती है वो बस सेना नहीं लड़ती है, लेकिन एक पूरा एक नेशनल एफर्ट हो जाता है। और जो मॉडर्न लड़ाइयां हैं, पाकिस्तान के पास जिस तरीके के मिसाइल्स भी हैं, उनके पास भी एयरफोर्स है, तो मतलब ये इनके जो रोग एलिमेंट्स है, और साथ साथ जो पूरे ड्रोन्स का जो आजकल वॉरफेयर चल रहा है, और इजराइल को अगर हम लोग देख रहे हैं तो अभी इजराइल हमास में जो लड़ाई चल रही है, रशिया यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, तो ये जो हम इन सब से लेसन्स लेते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई ऐसी चीजें अगर भारत के एयर स्पेस के अंदर आते भी हैं और हमारे सिविलियन एरियाज में भी अगर आते हैं, तो हम लोग को पहले से सतर्कता बरतनी पड़ेगी। तो इसलिए एक जो तैयारी भारतीयों का, भारतवासियों का जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करवाया है, ताकि एवरीबडी एक द नेशन एक तरीके से एक टक होके हम लोग पूरा नेशन फर्स्ट के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो हम लोग का ये एक सिक्योरिटी सिचुएशन और सिक्योरिटी ग्रिड जो पूरा हम लोग को बढ़ाना पड़ रहा है, जैसे हम लोग के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम्स और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हम लोग के पूरे तैनात है, लेकिन अगर एक आध कुछ उसमें से अंदर आ भी जाए तो भारतवासियों को मालूम होना चाहिए कि कैसे हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और अगर हम लोग के वाइटल इंस्टॉलेशंस को हम लोग को प्रोटेक्शन करना है, किस तरह से ब्लैकआउट के ड्रिल्स होते हैं, तो क्योंकि वॉर के टाइम में पूरा एक नेशन इफेक्ट होता है। ये बस बॉर्डर की आजकल लड़ाई नहीं होती है, बॉर्डर के अंदर भी पूरी लड़ाइयां, उसमें हम लोग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट सर। अश्विनी भट्ट साहब, इसी पॉइंट को लेकर मैं आपके पास आ गया। आपको लगता है कि टाइम बिल्कुल सही है? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों हमारे चीफ्स के साथ जब बैठे थे तो यही बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि फ्री हैंड है अब आपके पास, आप तय कीजिए कब लोहा कितना गर्म है, कब लोहे पर चोट करनी है। अब आपको लगता है वक्त भी बिल्कुल सही है? ग्लोबली जिस तरीके से भारत ने तमाम मुल्कों को साधा है, और अभी क्योंकि हम कह रहे हैं अमेरिका साथ है, ये देश साथ है, लेकिन मुझे लगता है मेरा अपना भारत इतना सशक्त है कि अगर कोई साथ नहीं भी है तो भी हम अपने पर अगर कोई जख्म
मुझको कोई देके गया है, कोई घाव मुझको देके गया है, तो इलाज कैसे करनी है, सर्जरी करनी है कि ऑपरेशन करना है, यह अधिकार मुझसे कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल। देखिए, हमने अपने आप को डिफेंड करना है। अब डिफेंस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है रिएक्टिव कि आप अपने आप को डिफेंड, और दूसरा आता है ऑफेंसिव। सो वो हक हमारे पास है और वो क्षमता भी हमारे पास है, और पाकिस्तान जैसे देश के अगेंस्ट तो 100% है। अब होता ये है कि वो जो कोई भी जंग जो इस लेवल की हो इट कैन ये एस्केलेट हो सकती है अपने उस एस्केलेशन मैट्रिक्स में। हमें बाकी देशों की, जैसे आपने यूएस की बात करी या बाकी कंट्रीज की बात करी, वो कूटनीति इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि कहीं बाकी देश जो है वो जो है इन्वॉल्व ना हो, और अगर वैसा हो तो एक ऑर्डर बना रहे कि अगर दो देशों के बीच में लड़ाई है तो वो वहीं तक सीमित रहे, क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ेगा, हमें वो कूटनीति का वो भी ख्याल रखते हुए कि हमारे बगल में चीन है जो हमारा एडवर्सरी है, या बांग्लादेश की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, टर्की जो है, ऑल दैट। सो वो एक अलग एस्पेक्ट है। एंड सेकंड इज फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल। अभी हम विजावी पाकिस्तान तो हम बहुत ही स्वीट स्पॉट पे हैं इस टाइम पे, 600 कुछ बिलियन का हमारा फॉरेन रिजर्व है, तो वो बैंकों में रखने सड़ने के लिए रखा नहीं है, तो हमारे पास उस चीज की बहुत क्षमता है। ठीक है। थर्ड, ऑन अ लाइटर नोट बोल रहा हूँ, नेवी वाले बहुत खफा है। हमारी जो नेवी जो आर्म है वो बहुत खफा है कि उनको जो है उनको दो हाथ साफ करने का मौका नहीं मिल रहा। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। साउथ में सिंध और बलूचिस्तान जो है रेबन सी के है, नेवी को इन्वॉल्व, आई थिंक एज अ पार्ट ऑफ दैट, आई एम श्योर दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, उनको इन्वॉल्व करके उसके और वहां पे बलोची और सिंधी बिल्कुल तैयार हैं। वो बोल रहे हैं कि आप आग लगा दीजिए, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दीजिए, बाकी लंका दहन कर दीजिए, हम जो है बिल्कुल लंका दहन करवा देना। क्योंकि अश्विनी साहब आप बार बार कह रहे थे कि ये तो हम जिनको काट रहे हैं रावण के सर हैं। मुझे बताइए रावण कौन है? मुनीर है, शहबाज शरीफ है, कौन है रावण? कौन है जिसकी नाभि को हमें टारगेट करना? वो देखो, चाहे वो पहले बाजवा थे, उससे पहले या अभी मुनीर हैं, या कल को जो है कोई और होगा, पोस्टर बॉय कोई भी हो सकता है। बट जो वहां का डीप स्टेट का जो इकोसिस्टम है पाकिस्तान का, पाकिस्तान एक इकलौता देश है। देखो, देशों के पास, बाकी मुल्क जो है, बाकी देश जो है, उनके पास आर्मी होती है। पाकिस्तान एक इकलौता ऐसा आर्मी के पास देश है जिसके आर्मी के पास मुल्क दे रखा है। तो वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम, पूरा का पूरा जो डीप स्टेट विद इन जो है वो आर्मी इसका है, उसका सर कुचलने की जरूरत। अगर आप पाकिस्तान जी, आप जिस तरीके से बात रख रहे हैं ना, बिना नाम लिए भी आप सीधा टारगेट कर रहे हैं। आप भी फोर्सेस में थे क्या? क्योंकि आपने भी टारगेट सेट किए और बिना निशाने, आंख बंद करके भी आप निशाना लगा रहे हैं, तो टारगेट एलिमिनेट हो रहा है। ये हम जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं सर। परफेक्ट। और इसी चीज को लेकर मैं विकास के पास आता हूं। विकास इज ऑल्सो स्माइलिंग। और जो लोग हमारे देशवासी जाग रहे हैं वो भारत एक्सप्रेस देख रहे होंगे, आई एम श्योर वो भी इस खबर को देखकर स्माइल कर रहे होंगे। विकास जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान के लिए तो बहुत बुरे हालात हैं, और कहीं ना कहीं वहां के जो लोग हैं वो जरूर परेशान होंगे इन चीजों को लेकर। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक कई बड़े लश्कर के नेता, जैश के नेता जो है वो उस हमले में मारे गए हैं। उनके अभी नाम के खुलासे तक होंगे, नहीं तो फिर हम कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं कर पाएंगे। देखिए असद मजूर के जो उसका अपना मदरसा था उस पे जो है मिसाइल गिरी है। लश्कर के जो अपनी इमारत है जिसका जहां से बैठ के पूरा खाका तैयार किया जाता था उस पर मिसाइल गिरी है। तो कहीं ना कहीं अब जो TRF जो था, एक जिसका जो एक्सटेंशन थी लश्कर की, उसका नाम अब चेंज के द रेड फ्लैग डाल देना चाहिए, क्योंकि इसी ने वापस एक बार आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो ये पहलगाम में हमला किया उसका अब खात्मा जो है भारत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी है, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक भारत ने इस हमले के बाद कई देशों से बात की है, जिसमें UAE है, सऊदी अरेबिया, और ये बात पता है अभी मैं कूटनीतिक चीजों को लेकर बात कर रहा था तो अश्विनी साहब भी समझा रहे थे कुछ कूटनीतिक हमारे प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, कुछ मजबूरी होती है। देखिए ये मजबूरी भी नहीं है, आप समझिए भारत एक बड़ा मुल्क है, भारत एक सशक्त मुल्क है, भारत एक जिम्मेदार मुल्क है, भारत एक मैच्योर मुल्क है। तो हम अगर कुछ एक्शन लेते हैं ना तो दुनिया देखती है। पाकिस्तान क्या करता है किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। पाकिस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इट हार्डली मैटर्स। लेकिन हिंदुस्तान क्या कर रहा है इस पर दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि अभी सबसे बड़ा मार्केट कहीं है, सबसे अच्छा दोस्त कहीं है।
तो वो भारत ही है। आदित्य भी मेरे साथ है। आदित्य, अभी तो क्योंकि पाकिस्तानी हेडलाइंस इस वक्त चल रही हैं कि भारत की तरफ से हमला हुआ है, 3 इलाकों को टारगेट किया गया है। शहबाज ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने सुबह 10:30 बजे एक बड़ी मीटिंग बुला ली। क्यों? क्योंकि इतनी रात को उनकी नींद खराब हो गई ना, अभी वो सोएंगे फिर सुबह उठेंगे 10 बजे। कर क्या सकते हैं, मीटिंग ही कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या, अपने इधर से क्या खबरें आ रही हैं? पीएमओ क्या जल्दी खुलने वाला है? कुछ ऐसी अपडेट्स, कुछ ऐसी गहमा गहमी आ रही है क्या? देखिए, पहलगाम अटैक के बाद से दिन रात अपने यहाँ भी तैयारी लगातार चल रही है। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। कुछ बैठकें मीडिया और सबके जानकारी में थी, जबकि तमाम ऐसी तैयारियां थी जो पर्दे के पीछे से चल रही थी। और उसी का रिजल्ट है कि लेटेस्ट जो वेपन्स थे उनके द्वारा अब ये पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। और यहाँ पर ये सेना मुख्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जो 10 से 11 के बीच में रखी जाएगी। और उसके बाद सीसीएस की एक बैठक भी है, वो भी रखी जाएगी। और प्रधानमंत्री पूरी रात जगे हैं, अभी भी वो जग रहे हैं, लगातार चीजों को वॉच कर रहे हैं। और सेना ने पूरी जिम्मेदारी के साथ में सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, किसी भी तरह से किसी सिविल एरिया को या सैन्य इलाके को टारगेट नहीं किया हुआ। ये बात भारतीय सेना ने क्लियर भी कर दी है। इसके बाद पाकिस्तान अपना राग अलाप रहा है कि उसके ऊपर अंदर घुस करके एंट्री की गई। उनके अपने कई तरह के बयान आ रहे हैं, वो कंफ्यूजन में है। पाकिस्तानी सेना कुछ कह रही है, उनके नेता कुछ और कह रहे हैं। तो वो गैर जिम्मेदार मुल्क है और वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन भारत पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि हमने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया हुआ है और अगर किसी तरह की कोई गुस्ताखी हुई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सिद्धार्थ सर, मैं आपके पास आ गया। अभी आदित्य बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर सोए नहीं है। ऑब्वियसली उनको तो पता था, तो वो तमाम अपने वॉर रूम्स में तमाम लोग तैयार रहे होंगे। लेकिन सिद्धार्थ साहब, मैं समझता हूं कि जैसी ये ब्रेकिंग्स आप तक पहुंची होंगी, सोशल मीडिया पर, एक्स पर आपने वीडियोस देखी होंगी, आपको भी नींद नहीं आई होगी, मुझे भी नींद नहीं आई। तुरंत मैंने मैसेज किया कि क्या मुझे अपने कार्य क्षेत्र पर पहुंचना चाहिए। मैसेज आया, तुरंत पहुंचिए, आई एम हियर। आप मेरे साथ यहां पर बने हुए हैं। जब ये तस्वीरें आपने देखी तो शुरुआत में तो आपको भी लगा होगा ना कि एक बार चेक कर लूं कि वाकई ये हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो कई होक्स चीजें भी चलती हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी। हमारे आर्मी की तरफ से तमाम चीजें आई, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया। अब यहां से आगे क्या? अब तो ऐसी स्ट्राइक्स हमें बार बार करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी मुल्क के खिलाफ थोड़ी है, हम तो आतंक के खिलाफ है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी सो रहा था, मेरी डॉटर आके मुझे हिलाकर जगाई कि पापा अटैक हो गया है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है। तो उसने एकदम वो एक्साइटेड तौर पे मुझे उसने जगाया था। फिर मैं भी फिर पूरा फॉलो किया और तुरंत फिर आप लोग के साथ मैं एकदम जुड़ गया। देखिए, भारत जो है अभी बहुत डिफरेंट देश हो रखा है। अगर हम लोग 99 का कारगिल वॉर भी देखें, उस समय भी हम लोग क्या किए थे, हम लोग अपने बॉर्डर के अंदर ही रहकर हम लोग पाकिस्तान के अंदर हम लोग नहीं जाके अटैक किए थे। अगर हम लोग 26/11 का भी देखें, जिस तरीके से बॉम्बे में जो पूरा मुंबई जो टेरर अटैक्स हुए थे, उस समय भी हम लोग बस डिप्लोमेसी ही करते रह गए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक एग्रेसिव भारत का स्टैंड रहा है, उरी में जो हम लोगों ने हम लोग ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद हम लोग ने ये अपना बालाकोट में जो हम लोग ने पूरा सर्जिकल स्ट्राइक किया, और इस बार अब जो भारत के अगेंस्ट अब ये पहलगाम अटैक्स हुए हैं, तो उसमें पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ खड़ा हुआ है। और पाकिस्तान को भी यही नसीहत दिए जा रहे थे कि भारत के साथ आप डिस्कस करिए और अपने अंदर जितने टेररिस्ट है उन लोगों को ढूंढिए कि ये लोग कौन कौन से हैं जो भारत के अंदर ये लोग अटैक्स कर रहे हैं, कि यू शुड वर्क विद इंडिया एंड फाइंड आउट दीज टेरर बेसेस। तो भारत को इस बार रिस्पॉन्स करने का एक अधिकार मिला हुआ है। हम लोग को बहुत ज्यादा अब वो डिप्लोमेसी करने की जरूरत नहीं पड़ रही कि हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, हम इस तरफ नहीं जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। इस बार अब भारत उस सिचुएशन में है कि पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय वेट कर रही कि भारत कब उस तरफ जाकर क्या अटैक, और ये बहुत मैटर भी करता है। 140 करोड़ भारतीय क्या चाहते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। सूर्या मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सूर्या, 26/11 का जिक्र हो रहा है, उससे पहले 4 बार जंग हो चुकी है, कौन जीता कौन आ रहा, वो सब चीजें आपको पता होगी। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, पहले वही बहुत डिप्लोमेटिक हम हो जाते थे, कुछ हो गया तो हम यूएन चले जाएंगे, कुछ हो गया तो यूएस के पास चले जाएंगे, कुछ हो गया तो आइए मध्यस्थता कर दीजिए। लेकिन पिछले 15 से 20 सालों में भारत ने बहुत कुछ अर्जित भी किया है और वो अर्न किया हमने डिजर्व किया है। पाकिस्तान की तरह हम कटोरा लेकर नहीं गए, हमने उन चीजों को डिजर्व किया है, अर्न किया है। और इसलिए आज जहां हम डिप्लोमेटिक स्तर पर भी काफी, वो हमारी फॉरेन पॉलिसीज इतनी फ्लेक्सिबल है कि हम अमेरिका से भी अच्छे रहते हैं, हम रूस के साथ भी अच्छे रहते हैं, हम इजराइल के साथ भी अच्छे रहते हैं, हम यूएई के साथ भी अच्छे रहते हैं, हम इस्लामिक कई ऐसी गल्फ कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे बहुत शानदार रिश्ते हैं और वो पाकिस्तान पर थूकते तक नहीं है। यानी डिप्लोमेटिक लेवल्स पर हम काम करते रहेंगे, लेकिन एक्शन जो होगा वो भारत करेगा, ये हमारा अधिकार है, ये हमने बता दिया।
देखिए 10 से 15 सालों का आप जिक्र रोहित यहाँ पर कर रहे हैं, तो बार बार भारत किस बात का जिक्र करता है? क्या आप आतंकवाद को खत्म करिए, उसके बाद कोई बात करिए, लेकिन आतंकवाद पर बातचीत नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र की आपने जिसकी ओर इशारा किया है, तो संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के तमाम प्रधानमंत्री 2014 से पहले भी तमाम प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि आतंकवाद पर बात हो। 2014 के बाद तो बहुत ज्यादा बातचीत हुई है कि सिर्फ आतंकवाद के बाद ही कोई बात होगी, लेकिन इस पर पाक बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता। पाक सिर्फ बात करता है आतंकवाद की, और अगर आतंकवाद की बात करेगा तो हश्र क्या होगा। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि दाग अच्छे हैं, तो ये मिसाइल का अटैक अभी दाग अच्छे हैं, हमने आवाम पर हमला नहीं किया, क्योंकि भारत बहुत अच्छा देश है। यहां पर 125 करोड़ देशवासी रहते हैं। जब मैं 1:30 बजे ऑफिस से यहां से निकल रहा था तो तमाम लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए थे जैसे ही 2 बजे के आसपास की ये घटना पता चली रोहित, क्योंकि लोग इस बात की ओर बार बार जिक्र कर रहे थे, इशारा कर रहे थे। आपके पास भी लगातार फोन कॉल्स आ रहे होंगे कि कब अटैक करेगा और किस तरीके का अटैक होगा। तो वाकई में एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ, और जिस बात का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं उस ओर यही मैं कहूंगा कि 10 से 15 साल बहुत हो गया, और अब किसी भी तरीके से भारत बैठने वाला नहीं है। भारत सिर्फ और सिर्फ ये जवाब नहीं है, ये जवाब की शुरुआत है। और जवाब किस तरीके का होगा, मैं आपको 1 से 2 घंटे बाद एक एक तस्वीर, इसी तस्वीर को आप दिखाइएगा। और एक चीज और, अब हम 1.25 करोड़ नहीं रहे सूर्या, अब हम 140 141 करोड़ हो गए हैं, और अब हम डिप्लोमेटिक लेवल पर काम करते रहेंगे, हम अपनी बात करते रहेंगे, क्योंकि हम एक मैच्योर मुल्क हैं। फिलहाल ये शॉट्स देखिए, लगातार अपडेट्स तो भारत एक्सप्रेस आपको दे ही रहा है। ये वो शॉट्स हैं जिसका इंतजार, ये वो तस्वीरें हैं जिसका इंतजार लगातार हम कर रहे थे। ये वो तस्वीरें हैं जिनके बारे में लगातार भारतवासी इंतज़ार कर रहे थे। ये वो तस्वीरें हैं जो उस करारे जवाब को, कल्पना से परे सज़ा को बताती हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे। ये बात बहुत साफ है कि भारत अब आतंक को किसी भी हालत में बख्शेगा नहीं। आतंक की हर ज़मीन को भारत नेस्तनाबूद करेगा। बहावलपुर में ये कैजुअल्टी की खबरें सबसे ज़्यादा बहावलपुर से आ रही हैं। बहावलपुर जैश का एक तरह से अड्डा है, ठिकाना है। जैश मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो, भारत के खिलाफ इन्होंने कई आतंकी ऑपरेशन किए हैं। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। भारत कभी युद्ध प्रेमी देश नहीं रहा है। हम युद्ध पर नहीं जाते हैं जब तक ऐसे हालात ना थोप दिए जाएं, जैसे पाकिस्तान के आर्मी के कथित चीफ, जो कि ISI का चीफ भी रहा, असीम मुनीर, ने पहलगाम अटैक करवाकर भारत पर थोप दिए। फिर भी भारत ने किसी सिविल इलाके पर कोई हमला नहीं किया। आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया गया है। रिटेलिएशन में पाकिस्तान क्या करता है, इस पर भारत की नज़र है। भारतीय सेना मुस्तैद है। सीज़ फायर का उल्लंघन कई जगहों पर हुआ, जिसकी खबरें लगातार आ रही हैं। यही वजह रही कि मॉक ड्रिल के बारे में, जो आज अलग अलग ज़िलों में मॉक ड्रिल होनी है, उसके विषय में आपको जानकारी दी गई कि ऐसे कोई हालात बनते हैं तो भारत को हमेशा मुस्तैद और तैयार रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जानते हैं कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, इजराइल हो, या यहाँ तक कि चीन ने भी जिस तरह का इस बार स्टैंड दिखाया, उससे बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तानी सेना के और ISI के पूर्व मुखिया असीम मुनीर, और उसको जिस तरह का समर्थन, चाहे वो मजबूरी में हो या सोच समझ कर दिया गया हो, पाकिस्तानी सरकार की तरफ से दिया गया, वो एक गंभीर विषय था। और भारत ने ये स्पष्ट कर दिया था कि करारा तगड़ा जवाब दिया जाएगा। मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर, ये 3 जगह हैं, और पाकिस्तानी मीडिया इस पर बड़ी फेक न्यूज़ भी चला रहा है। हालांकि आपको बता दें कि भारत ने एक पाकिस्तानी जेट को भी मार गिराया है।
हमारे साथ सिद्धार्थ वर्मा जी लगातार बने हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। भारत एक्सप्रेस पर कई खबरों पर आपको जानकारी देते रहते हैं। अश्विनी भट्ट, कई बार हमने उनसे बातचीत की। अश्विनी काफ़ी जानकारी रखते हैं कश्मीर के विषय में और ख़ुद कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। मेरे सहयोगी सूर्या भी बने हुए हैं। सिद्धार्थ जी, एक बात तो साफ है कि अब सबके जहन में ये सवाल आता है कि रिटेलिएशन, यानी भारत ने पहले ही कहा था कि हम युद्ध के लिए नहीं जाएंगे, हमको आतंक को ख़त्म करना हमारा टारगेट, और सेना को फ्री हैंड दिया गया था। अब बड़ा सवाल ये है कि रिटेलिएशन की हालत में पाकिस्तान दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन ये वैसा ही होता है ना कि एक सांप है, जख्मी सांप है, तो वो डस भी सकता है। भारत की तैयारी और भारतीय जो ये सोचते हैं कि रिटेलिएशन में अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई हमला किया जाता है तो भारत की मुस्तैदी के विषय में ज़रा दर्शकों को बताएं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी वो घबराया हुआ था कि सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है या ऑल आउट वॉर होने वाला है, तो ऑलरेडी वो लोग पूरे उनके कंफ्यूजन और घबराहट मची हुई थी। इस बार जो हम लोग के पुराने सर्जिकल स्ट्राइक्स के साथ जो फर्क है, पुराने सर्जिकल स्ट्राइक्स हम लोग ने एक टारगेट हमेशा हम लोग ने किया था। इस बार हम लोग ने मल्टीपल फ्रंट खोलकर 9 जगहों पर हम लोग ने पूरा टारगेट किया है। तो पाकिस्तान के अंदर जो वो लोग की जो पूरी मशीनरी है, जो डीप स्टेट है, जो आईएसआई है, जो पूरे आतंकियों के साथ जो मिले हुए हैं, तो इतने लोगों को वो हर जगह से वो लोग इवैक्यूएट भी नहीं कर पाए हैं। तो 9 जगह कोऑर्डिनेटेड अटैक जो हम लोग ने किया है, ये भारत की एक इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी एक मजबूती दिखाती है और साथ ही साथ भारत का एक पॉलिटिकल विल जो रहता है, जो मिलिट्री फोर्सेस ने हम लोग के जो उसको अंजाम दिया है। रही बात पाकिस्तान की, देखिए भारतीय सेना ने ऑलरेडी बता रखा है कि हम लोग ने एक नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक किया है, जिसमें कोई भी पाकिस्तान के सेना के ठिकानों को हम लोग ने टारगेट नहीं किया है, कोई सिविलियन एरियाज को हम लोग ने टारगेट नहीं किया है। ये सब जो एक नोन लोकेशंस है जहां पे आतंकवादी बैठते हैं या उनके टेरर हब्स है या ट्रेनिंग कैंप्स है, हेडक्वार्टर्स है, उन्हीं को टारगेट किया है। अब पाकिस्तान अगर फिर से मिस एडवेंचर करना चाहता है, देखिए पहलगाम का उसका मिस एडवेंचर बड़ा मिस कैलकुलेटेड का मिस एडवेंचर उसने किया। अब दोबारा अगर वो मिस एडवेंचर करना चाहता है तो भारत, तो हम लोग 2 हफ्ते के अंदर 14 दिन में तो हम लोग ने पूरी अपनी तैयारियां कर रखी है। हम लोग की नेवी डिप्लॉय हो रखी है अरेबियन सी पर, पूरा वहां पे मिलिट्री ड्रिल्स, वहां पे वॉर एक्सरसाइजेस चल रहे हैं। हमारे एयरफोर्स के ऑलरेडी वॉर एक्सरसाइजेस, हम लोग के जो फ्लाइंग एक्सरसाइजेस पूरे चल रहे हैं और भारतीय सेना तो ऑलरेडी तैनात है हर जगह, पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ भी और चीन के बॉर्डर के साथ भी। तो अगर पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर करता है तो भारत एकदम रेडी है। और भारतीय फोर्सेस ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से एक साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन भी कर रखा है पूरा नेशन का, पूरे देशवासियों का, जो मॉक ड्रिल्स और सब भी हो रहे हैं, तो सब लोग एक नेशन एक तरीके से अलाइंड है कि अगर पाकिस्तान इसको और एस्केलेट करता है तो बस बॉर्डर पे जो लड़ाई है वहां पे ही नहीं, लेकिन पूरे के अंदर, भारत के अंदर भी सब लोग एकजुट होकर एक तैयार हो रखे एक लड़ाई के लिए। अश्विनी जी, आप, क्योंकि मुझे याद है कि आपने कई बार पीओके के बारे में भी कई जानकारियां दी हैं, तो अश्विनी भट्ट हमें बताएंगे मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर, ये जो तीन जगह हैं, और वैसे तो 9 ठिकाने हैं ऐसे। खबर ये भी है कि पाकिस्तान में भी हाफिज सईद के ठिकानों पर भी स्ट्राइक किया गया है। तो इसके बारे में जैसे जैसे डेवलपमेंट आएंगे वो हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन मुझे अश्विनी जी, आप ये ज़रा मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर के बारे में बताएं, किस तरह के इलाके हैं, ख़ास तौर पर बहावलपुर, जिसको जैश का एक पूरा हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमला होना और यहाँ पर इस हमले से जो कुछ भी भारत ने तबाह किया होगा, वो कितना मददगार होगा आतंकवाद की आखिरी ज़मीन को ख़त्म करने जैसी बात की जब हम कहते हैं, तो कितना बड़ा स्ट्राइक होगा आतंकवाद पर, इन क्षेत्रों पर हमला करना। नमस्कार प्रवीण जी, देखिए हम इसके बारे में अभी पहले वाले शो में भी बात कर रहे थे। तो ये जो पूरा पीओके है, अगर आप पाकिस्तान का अगर आप मैप देखो तो, सॉरी माय लैंग्वेज, ये कुत्ते की पूंछ जैसे है। सो ये इलोंगेटेड है, इसकी ये विड्थ में नहीं है, ये इलोंगेटेड वे में है। तो 9 स्ट्राइक्स जो हमने करी हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम पीओके में करी हैं। कोटली, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर थोड़ा अंदर जाता है। ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स है, ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ पाकिस्तानी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिकॉज ये बॉर्डर से सटीक एरिया में है। तो और लगातार बड़ी खबर भी हम आपको बताते जा रहे हैं।
पाकिस्तान बौखलाया हुआ। अश्विनी जी, आता हूं आपके पास में। लगातार फायरिंग की खबरें भी आ रही हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं वो भी हम जरा दर्शकों को बताते चलें। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान का जो भी सीज फायर उल्लंघन है। तो इसके अपडेट आपको लगातार भारत एक्सप्रेस पर मिलते रहेंगे। अपनी बात पूरी करें अश्विनी जी आप। जी अश्विनी जी। है तो ये कैंप्स में वहां पे क्या इनको ट्रेन करके और इनको फिर पुश करना बहुत इजी हो जाता था पाकिस्तान के लिए। बाकी जो इनकी रिक्रूटमेंट है वो तो थ्रू आउट पाकिस्तान एक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का हब है, वो तो है ही है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये कूटनीति का ना मैं अभी थोड़ा एनालाइज कर रहा था। इनिशियली मैं ये था कि खाली क्यों टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही क्यों, बट जैश और जो है अपना जैश ए मोहम्मद के और लश्कर के जो हेडक्वार्टर्स हैं, इट्स कंफर्म्ड रिपोर्ट कि उनके हेडक्वार्टर्स पे दे वर द टारगेट। सो प्रेसिजन स्ट्राइक्स थे बिल्कुल। सो नॉट ओनली इंटेलिजेंस बट हमारी जो प्रेसिजन हिटिंग विदाउट इवन गेटिंग डिटेक्टेड, उसका भी एक जो है उसका भी एक डिस्प्ले था ये। नंबर 3, अब हमने ये कूटनीति का देखिए भारत की कूटनीति का जो ब्यूटी है या जो हमारी सूझबूझ और दिमाग का हमारी लीडरशिप का वो देखिए, ये इन्होंने मेरे हिसाब से ये फर्स्ट इनिशियल स्टेप है। इट विल एस्केलेट। उसका रीजन है बिकॉज उन्होंने अभी पाकिस्तान के वो बोलते हैं ना मुंह में जो है एक गरम हॉट पोटैटो जो है जो है लड्डू बोल के उनको खिला दिया। अब ना उनसे उगले जाएगा ना निगले जाएगा। करने को तो आइडियली उनकी जो पॉलिटिकल क्लास है उनको अपनी क्षमता का या उनकी विफलता का पता है, बट बिकॉज वो इतने आज तक इन्होंने इतनी बढ़ के मारते हैं। सो इट इज देयर। अगर आसिम मुनीर को उस पद पे रहना है एज आर्मी चीफ, ही हैज टू रिटेलिएट। वो उसके बिना नहीं तो उसको जो है उसको टांग पकड़ के उसको घसीट के जो है उस पद से नीचे उतारा जाएगा। ही विल हैव कू विद इन द आर्मी बिकॉज वो इतना उन्होंने हाइप क्रिएट किया है अबाउट देयर कॉम्पिटेंस, अबाउट देयर द कैपेबिलिटीज। और उसके लिए हम तैयार हैं। उसके लिए हम तैयार हैं। आई थिंक इट इज अ ब्यूटिफुल केस ऑफ चाणक्य नीति। पाकिस्तान विल वॉक इनटू आवर ट्रैप, दैट आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। अगले 24 से 48 घंटे जो है वो बहुत ही रोचक होने वाले हैं। ये मेरा एनालिसिस मैं इसको ऐसे कहता हूं कि असीम मुनीर बेनकाब हुआ है। बेनकाब इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान पर भयंकर दबाव है इस वक्त। और ये जो रिटेलिएशन का आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपका पॉइंट बिल्कुल लाजमी है कि असीम मुनीर के पास कोई चारा नहीं है, इसके अलावा वो खत्म है एक तरीके से। लेकिन बात यह भी है कि असीम मुनीर पहले से भी हम देख रहे थे कि चाहे वो पाकिस्तानी संसद हो, चाहे सरकार और सेना के बीच के डिफरेंसेस हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग पड़ जाना हो, बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान युद्ध में जाए। ये पाकिस्तान की भी ज़्यादातर लोग नहीं चाहते, चाहे वहाँ के राजनेता हों, चाहे सेना के कई अधिकारी जो इस्तीफा देकर भागते हुए दिखाई दिए। इससे बहुत साफ है कि असीम मुनीर ने ये जो कुछ किया वो अपनी समझ से किया या ये कह लीजिए कि अपनी नासमझी से किया, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, मैं एक एक करके ज़रा दर्शकों को बता दूं अभी तक के जो अपडेट हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया, यानी कोई सिविल वॉर टाइप का या सिविलियंस पर कोई हमला नहीं, पाकिस्तानी सेना पर कोई हमला नहीं है। 9 जगहों को चिन्हित करके भारत ने एयर स्ट्राइक किया है, मिसाइल्स के जरिए हमला किया गया है। ये आतंक के वो ठिकाने हैं जिनके बारे में भारत ने पहले ही बताया था कि हमें एक एक आतंकी का ठिकाना पता है। करीब 1:30 बजे ये हमला किया गया और इसके बाद में कई ऐसे आतंकी ठिकाने रहे जिन पर भारत की निगाह पहले से थी। लेकिन क्योंकि हम किसी की सीमा में जाकर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, बार बार डोजियर्स देते रहे, बोलते रहे पाकिस्तान को यहाँ ये कार्रवाई चल रही है, आपको इस पर लगाम लगानी चाहिए, पाकिस्तान ने नहीं किया। और देखिए, जब तक आप हमें छेड़ेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात ऐसे साफ होती है कि हम जानते थे कि यहाँ पर आतंकी नेटवर्क है, लेकिन आप भारत की सीमा में अगर आतंक को नहीं फैला रहे हैं या भारतीय जनता को नुकसान नहीं पहुँचा रहे तो कोई बात नहीं। पहलगाम में इस सीमा को लांघ गए असीम मुनीर और पाकिस्तान समर्थित आतंकी।
वो आतंकी जो दरअसल होते तो पाकिस्तानी फौजी ही हैं, लेकिन उनको इस तरीके से पेश किया जाता है कि ये जैसे अंदरूनी मामला है या इन्फिल्ट्रेट करके आ गए हैं। कई रिएक्शंस हैं जो लगातार आप देखते रहेंगे, चाहे अश्विनी वैष्णव हों, चाहे पुष्कर सिंह धामी हों। इससे पहले राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि भारत माता की जय, और वही योगी आदित्यनाथ ने कहा है। साफ है भारत पूरे जोश में है। भारतीय सरकार ने एक बहुत कुशल रणनीति के साथ में कम बोलते हुए ज्यादा काम किया है, जबकि पाकिस्तान में आपने देखा वाचाल ज्यादा दिखाई दे रहे थे, गीदड़ भपकियां ज्यादा दे रहे थे, बोल ज्यादा रहे थे। इसके अलावा उनके पास करने को कुछ था भी नहीं, लेकिन एक करारा जवाब भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया है। अब जो अभी अश्विनी बता रहे थे आपको, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि रिटेलिएट, अगर मान लीजिए असीम मुनीर इस तरह की कायराना हरकत कर सकता है पहलगाम में, तो इस हमले के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए भी तो कोई कदम उठा सकता है। लेकिन यदि ऐसा एक भी कदम उठाया जाता है तो भारत को एक अवसर मिलेगा कि भारत और बड़ा हमला करे। थोड़ा सा मुझे सिद्धार्थ जी इस पर आप रोशनी और बेहतर डाल पाएंगे। ये बात साफ है कि अमेरिका ने भी ये कहा है कि हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये खत्म हो। बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, पहले से भी स्पष्ट कर दिया गया था कि हम भारत के साथ में खड़े हुए हैं। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें इस बात को स्पष्ट कर चुकी हैं। ये तो बहुत साफ है कि पाकिस्तान की हालत नहीं है। क्या ऐसा माना जाए कि ये एयर स्ट्राइक हुआ, अभी ये जो सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, ये किसी तरह अपनी इज्जत बचाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा? या फिर जैसा अश्विनी भट्ट बता रहे हैं कि क्योंकि असीम मुनीर के पास कोई चारा नहीं है, तो वो हो सकता है कि कुछ इससे बड़े की योजना करे? जी जरूर। देखिए, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग उन लोगों का पता नहीं क्यों हमेशा मिसिंग रहता है। वो कोई कार्रवाई करते हैं और लॉन्ग टर्म तक उनको वॉर गेमिंग करके उसके क्या क्या उसके पहलू हैं उस पर वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते, या उस पर उन लोगों को नॉलेज नहीं हो पाता है। जब पहलगाम का भी इन लोग ने अटैक किया था कि गए और बस अटैक कर दिया, और उसके अंजाम जो डिटेल्ड है वो लोग सोच ही नहीं पाए हैं। अब जिस तरीके से भारत ने पूरा जो हम लोग ने रिएक्शन किया है, इसके बाद अगेन अगर वो लोग फिर से एकदम नीजक रिएक्शन करेंगे कि आके वो लोग फिर से कुछ अटैक करें। देखिए, पाकिस्तान के पास अगर उनके रिजर्व्स देखें, जो उनके आर्टिलरी है, उनके टैंक्स हैं, उनके पास जो ईंधन है, 3-4 दिन से ज्यादा उनके पास स्टॉक है भी नहीं पूरी लड़ाई लड़ने के लिए। और अगर वो लोग अपने अगर फोर्सेस को स्विचिंग ऑफ फोर्सेस जो उन लोगों को रीडिप्लॉयमेंट और जो करना है, तो उनके पास जी। एक मिनट सिद्धार्थ जी, लगातार ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही हैं। तो पाक का कबूलनामा भी आया है, इन्हें पुष्टि पाक की तरफ से की जा रही है। पहले 3 जगह कह रहे थे, अब 6 जगह कह रहे हैं। धीरे धीरे वो सभी जगहों के बारे में बताएंगे। अभी तक पाकिस्तान के, ये देखिए मैं आपको फिर बता दूं, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो वही सारी चीज़ें चलाएगा जितना उनको बताया जाएगा। दूसरा, झूठ बहुत फैलाएगा, तो वो बहुत कम आंकड़ा बता रहे हैं मारे जाने वालों का। जो अभी भारतीय सूत्रों से खबर आ रही है उसमें 100 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तानी मीडिया भी 8 मौतों की खबर चला रहा है और 6 जगहों पर हमला किया गया है, लेकिन हमले की तस्वीरें भी आप लगातार देख पा रहे हैं। चलिए, पाकिस्तान ने कम से कम ये माना तो सही, नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मौक़ों पर तो पाकिस्तान कभी स्वीकार भी नहीं करता था। लेकिन अब सब कुछ बहुत साफ है और पाकिस्तान में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, खौफ की जद में पाकिस्तान है। मैं एक बार फिर आपको स्पष्ट कर दूं, पाकिस्तान में सिविलियंस पर, आम लोगों पर कोई हमला नहीं किया गया। पाकिस्तानी शहरों को अभी नहीं छेड़ा गया है। ये वो जगह हैं जहां पर मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे आतंकियों के कैंप चलते हैं, ठिकाने चलते हैं, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उन जगहों पर हमला किया गया। सिद्धार्थ जी, अपनी बात पूरी करें आप। जी, और देखिए अब बदलाव ये हो रखा है कि भारत ने जो अटैक तो किया है, भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक राइट दिया है कि भारत इस पे हम लोग एक रिएक्शन करेंगे, जरूर रिस्पांस भारत का रहेगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से ऑलरेडी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो आपने बताया, अमेरिका से भी स्टेटमेंट आया है कि ये बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग ना हो और जल्दी से स्टेबिलिटी आए, तो अब उल्टा पाकिस्तान के ऊपर अब जोर लगाया जाएगा कि वो लोग रिएक्शन ज्यादा ना दें और शांति से वहां पे अपना चुपचाप बैठ जाए। और अगर पाकिस्तान और भी अगर 3-4 दिन से ज्यादा, तो वो लड़ाई सस्टेन भी नहीं कर पाएगा। 3-4 दिन के ज्यादा अगर वो करेगा तो पाकिस्तान जो है एकदम टूटने के कगार पे आ जाएगा, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी, क्योंकि उनके जो फोर्स लेवल जब वो लोग रीडिप्लॉय करेंगे बलूचिस्तान और बाकी अन्य जगह से, तो वहां पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी उनके साथ लड़ाई रख रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी उनके साथ पूरे उनके सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर रहा है। तो पाकिस्तान अंदर से भी टूट रहा है और बॉर्डर से भी और टूटेगा।
तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने 1971 में भी पूरा एकदम घुटने टेक के सरेंडर किया था, 93,000 उनके लोग पूरे हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर बने हुए थे, और शिमला अग्रीमेंट जो अभी लोग आकर फिर उस समय जो किए थे, इस बार भी अपने घुटने टेक कर वो कुछ ना कुछ आकर फिर से उसको अग्रीमेंट करके, हो सकता है पाकिस्तान एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह अभी फिलहाल है, एकदम हवा में है। अगर उसको थोड़ा सा धक्का लगे कि पूरा का पूरा नेशन उनका टूट सकता है, तो इसलिए उनको एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रखनी पड़ेगी कि क्या उन लोगों को रिस्पॉन्स करना है और किस तरीके से वो लोग अगर भारत के खिलाफ अगर कुछ और वो लोग हरकत करेंगे तो उसके ऊपर क्या अंजाम आ सकता है। ये आज देखिए सिद्धार्थ जी और अश्विनी जी, आज का दिन जो है वो बड़ा दिन रहा है भारत की तरफ से, और मैंने ये देखा आज सुबह बड़ी जल्दी हो गई। पहले मुझे लग रहा था कि मैं ही उठा हूँ या आप ही उठे हैं, पर फिर मैंने देखा जिस तरह के रिएक्शंस आए, जिस तरह के कमेंट्स आए, जैसे लोग पूछ रहे हैं, सबके सब जागे हुए थे। और मुझे लग रहा है कि ऐसी कई रातें बीती होंगी हाल के दिनों में, क्योंकि इंतजार, और खास तौर पर मॉक ड्रिल जब कहा गया, आज जैसे मॉक ड्रिल कई जगहों पर होनी है, अभी देखना होगा उसका क्या स्टेटस रहता है आने वाले समय में। हालांकि मॉक ड्रिल के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, एहतियातन एक कदम है, युद्ध जैसी कोई परिस्थिति बने, सिविलियंस को अपनी सुरक्षा कैसी करनी है, अपना ध्यान कैसे रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ब्लैकआउट हो तो क्या करना है, जैसी स्थितियां, और युद्ध जैसी परिस्थितियों में हमेशा इस तरह की तैयारियां की जाती हैं। और युद्ध क्यों? क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान युद्ध थोप दे, हालांकि वो इस हैसियत में नहीं है, ये बार बार हम कह रहे हैं। अश्विनी जी, थोड़ा सा मुझे सियालकोट, बहावलपुर और भी कई जगह हैं, वो नाम आप और बेहतर जानते होंगे, करीब 8-9 जगहों पर स्ट्राइक किए गए हैं, मुजफ्फराबाद है जैसे, तो ये इन जगहों के बारे में थोड़ा सा बताएं आप कि ये जगह पाकिस्तान में किन किन जगहों पर है, क्या पीओके से थोड़ा सा और अंदर की तरफ भी कुछ स्ट्राइक्स किए गए हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो हम जानते हैं कि एबटाबाद हो, लाहौर हो, कहाँ पर नहीं होंगे आतंकी कैंप, हालांकि पीओके में ज़्यादा ये ऑपरेशंस चलते हैं। इन जगहों के बारे में, लोकेशंस के बारे में आप थोड़ा सा बेहतर जानकारी दे पाएंगे? देखिए, ये मोस्टली जो अटैक्स हैं ये एलओसी पे ही हुए हैं, बट बहावलपुर जो है, बहावलपुर इज डीप विद इन, वो तो प्रॉपर पंजाब में है। लश्कर जैश का वहाँ पे हेडक्वार्टर था, और जो अभी जो सूचनाएं आ रही हैं तो लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर पे स्ट्राइक्स हुई हैं, और टॉप लीडरशिप मानी जा रही है कि उनकी टॉप लीडरशिप की उसमें क्षति हुई है, वो जो है उनको जो 72 और उनके पास भेज दिया गया है। बाकी मोस्टली जो स्ट्राइक्स हुई हैं ये जो टेरर कैंप्स जो एलओसी में अलोंग द लाइन ऑफ बॉर्डर हैं उन पे किए गए हैं। और देखिए, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को या एलओसी वासियों को उनको ज़्यादा कंप्लेन करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री, हम एलओसी को हम पीओके को भारत का एक अटूट अंग मानते हैं, इसीलिए कल प्रधानमंत्री ने आज का डेट बोल के बोला था कि वॉर गेम हो रही है, अपने आप को जो है मॉक ड्रिल में आप छुप के रहिए। अब हम तो इस साइड जो अभी हमारा इंडिया है पूरे तो हम तो मॉक ड्रिल करेंगे, बट पीओके वासियों ने जो है उन्होंने नहीं माना। उन्होंने भी अगर मॉक ड्रिल करी होती तो आज का तारीख तो हमने प्रधानमंत्री ने तो 3 दिन पहले का डिक्लेयर कर दिया था कि 7 तारीख को जो है वो आप मॉक ड्रिल भी करिए और सेफ्टी ड्रिल भी करिए। तो बट बी दैट मे एज इट बी, तो मैं, सिद्धार्थ जी ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया अबाउट स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। सर, मदरसा छाप प्रोडक्ट से आप टैक्टिकल और स्ट्रैटेजी में डिफरेंशिएशन की उम्मीद करते हैं, वो तो बहुत ही, आई थिंक यू आर बीइंग टू नाइव और टू एक्सपेक्ट टू मच आउट ऑफ देम। वो भी जिहादी हैं ये, फॉर देम कंट्री इज फॉर सेल। यहाँ आर्मी में ये भर्ती इसीलिए होते हैं कि देश को कैसे लूटा जाए, एक रैंक के ऊपर कैसे जाया जाए, और फिर जो है ड्यूअल सिटीजनशिप, पैसा बना के ड्यूअल सिटीजनशिप लेके लंदन, कनाडा और यूएस के शहरों में बसते हैं। ये कोई इनकी, ये अपने देश के नहीं है। तो बाकी तो कुछ है नहीं, बस रिलीजन का एक जो है अफीम चटा के वर्गला के इस पूरे देश को जो पिछले है। एंड आई थिंक इट हैज पाकिस्तान एज एन एंटिटी, इट हैज आउटलिव्ड, इसने अपनी जो एग्जिस्टेंस को आउटलिव करा है। ये इतनी देर तक टिकना भी नहीं चाहिए। इट इज अबाउट टाइम
कि इसको ये जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ की बात जो उनने गाना गाया है और बेवकूफ बनाया है वेस्ट को, और इतना पैसा ऐठा है उनका, उसके 4 टुकड़े हो नीचे जो इनका जो है मैं इस पर आऊंगा, क्योंकि ये अश्विनी जी अपने आप में एक सब्जेक्ट है कि अभी पाकिस्तान का क्या होने वाला है। ये बात सिर्फ इस एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं है, इसके आगे भी कहानी बड़ी लंबी जाएगी। लेकिन हमारे साथ जब सिद्धार्थ वर्मा जैसे डिफेंस एक्सपर्ट हैं तो थोड़ा सा एक जानकारी लोगों के, बहुत डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम की सिद्धार्थ जी बड़ी बात हो रही थी, और आप देख रहे हैं मिसाइल जा रही हैं बहावलपुर तक, जो थोड़ा डीप है जैसा अश्विनी जी ने बताया। मैं उसकी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत, क्योंकि हम यहाँ भारत में बैठकर सोचते हैं यहाँ हमला हुआ वहाँ हमला हुआ, लेकिन हम अगर नक्शे के लिहाज से भी देखें तो लाहौर तक जो है वो हमले की बात कही जा रही है, और थोड़ा पुष्ट होंगी चीजें। बहावलपुर में हमला हो रहा है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम चौपट है पाकिस्तान का, है ही नहीं, क्योंकि मिसाइल्स बड़े आराम से गई, एक भी मिसाइल ध्वस्त नहीं हुई है। तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बनाम पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, ये थोड़ा दर्शकों को बताएं। और ये क्या है कि जब ऐसा माहौल होता है तो एक कॉन्फिडेंस भी देता है। नहीं जी जरूर, देखिए जिस तरीके से अभी अश्विनी जी भी कह रहे थे, आप भी बताए थे, पाकिस्तान के जो, अगर हम लोग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को भी देखें, जो एक प्रोफेशनल आर्मी किसी, अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी देखें, कोई प्रोफेशनल आर्मी अपना मेन काम छोड़कर और टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी को छोड़कर वो टेररिस्ट के आड़ में अब पूरी लड़ाई अपनी लड़े और टेररिस्ट से छुप छुप कर करे, तो ऐसे आर्मी की प्रोफेशनलिज्म तो पूरी खत्म हो जाती है। और ऐसे जब प्रोफेशनलिज्म वो लोग दिखाते हैं तो वही चीज पूरा इनका दर्शाया जा रहा है कि उनके खुद के डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के ऊपर जो एयर डिफेंस उनके जो सिस्टम्स हैं, देखिए जो आज के मिसाइल्स भी हैं, मिसाइल्स भी जब हम लोग उनको फायर करते हैं तो मिसाइल्स के अंदर भी वो एंटी रेडार मेजर्स रहते हैं, उन पे काउंटर मेजर्स रहते हैं, जैमिंग होता है रेडार्स को, अलग अलग सिग्नल्स दिए जाते हैं ताकि वो जो मैन्यूवर कर पाए जो एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए हैं। तो भारत के जो मिसाइल सिस्टम्स हैं हम लोग के एकदम आधुनिक है। देखिए जिस तरीके से डीआरडीओ भी हम लोग का वर्ल्ड का एकदम लीडिंग हम लोग हैं, जो हम लोग आत्मनिर्भर एक तरीके से हैं एकदम मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में। साथ ही साथ जो हम लोग के पास अभी राफेल्स के साथ भी जो हम लोग के मिसाइल्स आ रखे हैं, जो ब्रिटेन और फ्रांस के साथ उसको कंबाइन करके जो हम लोग के मिसाइल्स हम लोग के पास है, हैमर वाले हमारे पास मिसाइल्स है। तो ये सब बड़े आधुनिक से मिसाइल्स हैं जिनमें ऑलरेडी वो सब काउंटर मेजर्स और इलेक्ट्रिक काउंटर मेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स है, जिसमें रेडार्स को हम लोग वो दाग देकर हम लोग उसमें अंदर जाके स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये तो एकदम एक ग्लेरिंग एग्जांपल है कि पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम्स को चीरते हुए हम लोग जाके भावलपुर जैसी जगह पर इतना डीप हम लोग जाके उसको अटैक कर रखे हैं। जी अश्विनी जी, अब मुझे बताइए, आप जो अभी बात कह रहे थे, नेक्स्ट क्या? देखिए घायल सांप जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे भी ये सवाल करूंगा, तो ये दोनों से एक एक करके। अश्विनी जी पहले आप मुझे बताएं, घायल सांप बड़ा खतरनाक होता है। अभी जो कुछ हुआ है ये बेशक अभी चुप बैठ जाए, लेकिन आगे के लिए परेशानी और समस्या बनी रहती है। पाकिस्तान का अब आज की तारीख के बाद से, इस एयर स्ट्राइक के बाद से क्या समय बदलने वाला है, भविष्य बदलने वाला है? अब ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहेगा जो एक दिन पहले था, और अगर नहीं रहेगा तो क्या सूरत हाल होने वाला है इसका? बिल्कुल प्रवीण जी, मैं इसको ना 2 भागों में मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। 2 ऑप्शंस है यहाँ से, मैं अभी पहले भी बता रहा था, जैसे बिकॉज इन्होंने इतना वो जो भस्मासुर का जो प्रवृत्ति होती है ना, फिर इवेंचुअली वो अपनी शक्ति से, और अपने वो शक्ति होना अच्छी बात है, बट फिर जब उसका मिसयूज होता है तो इट कंज्यूम्स विद इन योर ओन वेट। अपनी उसी शक्ति से आपका संहार का जो है वो भी द्वार वहीं से खुलता है। अब 2 ऑप्शंस है यहाँ से। अब हमने जो अपनी पहलगाम जो मैसेकर का हमने उसका जो रिटेलिएशन तो एवेंज किया, मेरी नजरों में बहुत छोटा है, अभी बहुत बड़ा होना चाहिए, बट चलिए मान के चलते हैं कि हमने एवेंज किया वो। ये यहाँ से 2 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 कि पाकिस्तान जो है रिटेलिएट करेगा, और मेरा गट फील है, जो मेरा रीड है कि पाकिस्तान ये नहीं कि वो करना चाहेगा, उनको करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। बिकॉज इंडिया ने उनके मुंह में जो है एक गरम आलू, हॉट पोटैटो जो है वो ठूस दिया। ना उनसे अब ये उगले बनेगा और ना ये निगले बनेगा, बिकॉज इनने इतनी अपनी जो एक इमेज, फेक इमेजरी जो वहां क्रिएट करी है अबाउट देयर ग्रैंड्योर, वो उनको नहीं, तो अगर वो नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में तख्ता पलट तो अब 100% मुनीर को वहां से भाग, दे हैव टू पुट द ब्लेम ऑन समवन। उनको एक स्केपगोट इस विफलता का
कहीं ना कहीं ठीकरा के लिए उनको एक स्केपगोट चाहिए। चाहे अगर वो आसिम मुनीर की बलि देना चाहें तो वो बच सकते हैं, रिटेलिएट ना करें तो वहां की चुप हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अगर ये बोले कि वो वंस दे रिटेलिएट, फिर हमें वहां नहीं रुकना चाहिए, बिकॉज हमने जो अभी देखिए कूटनीति में एंड ये पढ़ाई लिखाई जो है ना इंसान का दिमाग बढ़ाती है। सो हमें अभी थोड़ी देर पहले एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि अरे हमें अमेरिका को या किसी को भी हमें बताने की क्यों जरूरत है। जो पहला स्ट्राइक है, अगर आप इसकी वर्डिंग, इसका जो प्रेस रिलीज अगर जो अभी तक छन के आया है वो है दैट वी हैव हिट द टेररिस्ट कैंप्स। बहुत नपी तुली भाषा है। तो इंडिया अभी एग्रेसर नहीं है, इट्स ए राइट ऑफ सेल्फ जो है प्रोटेक्शन। और हमने जो है टेररिस्ट कैंप्स को ना कि खाली भारत के लिए बट हाँ पाकिस्तान में थे तो हमने उनकी भी हेल्प करी और टेररिस्ट जो है कैंप्स को उड़ाया। तो ये एक पॉस्चरिंग है। Now, in case Pakistan retaliates, then it's an act of war which will be considered that Pakistan has thrust upon India. And then we are free to respond the way we have. In that case, पाकिस्तान है क्या? ये भी तो बड़ा सवाल है। असीम मुनीर पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान है, चाइना जो बोलता है वो पाकिस्तान है, अमेरिका जो बोलता है वो पाकिस्तान है, या जनता पाकिस्तान है जिसको कुछ समझ ही नहीं आता है? वो हम देख ही रहे थे कैसे भागते हुए दिखाई दे रहे थे उनको, या मीडिया पाकिस्तान है क्या? और इस समय पर आपने ठीक कहा, स्केपगोट अगर असीम मुनीर है और असीम मुनीर को बाहर किया जाता है तो फिर क्या पाकिस्तान बचेगा? वो पाकिस्तान जो इस बात का विरोध कर रहा था। पाकिस्तान एक अपवाद है, पाकिस्तान एक कैंसर है, पाकिस्तान एक ट्यूमर है जिसने अपनी एग्जिस्टेंस को आउटलिव करा है। ये 70 साल इनके 75 साल निकल के ये आउटलिव कर लिया इन्होंने। अब जैसे होता ना कि कोई कैंसर पेशेंट 150 साल जी ले, हम बोलते हैं कि भाई इसने ये आउटलिव। पाकिस्तान हैज आउटलिव्ड इट्स एग्जिस्टेंस। पाकिस्तान एक जमीन का एक टुकड़ा है जहां हर देश के पास एक स्ट्रक्चर होता है, पॉलिटिकल क्लास होती है या आर्मी होती है या इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पाकिस्तान एक अपवाद है जो एक आर्मी है जिसको एक देश दे रखा है। वो है पाकिस्तान की डेफिनेशन। एंड इट इज अबाउट टाइम अगर आप इसी शेप एंड फॉर्म में इसको रखेंगे, क्योंकि अभी तक ये जो इनकी पोजीशनिंग थी ये इट वाज अ ग्रैंड प्लान ऑफ जब अंग्रेज यहां से गए ब्रिटेन्स, कि यहां से निकलने के बाद भी, साउथ ईस्ट एशिया से निकलने के बाद भी इस खिते में अपनी कंट्रोल कैसे बनाए। एंट्री टू अफगानिस्तान एंड दिस रीजन, चौधराहट इस रीजन में 47-48 के बाद भी कैसे उनकी पैठ बनी रहे, इसलिए पाकिस्तान का गठन हुआ था। नाउ हैविंग सेड दैट, ये पाकिस्तान का अगर आप मैप देखें, पाकिस्तान के मैप से अगर आप सिंध और बलूचिस्तान को निकाल दें, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछेगा। वर्ल्ड कम्युनिटी में पाकिस्तान, नोबडी विल इवन पाकिस्तान की और कोई जो है जो शायद कुत्ते को 2 रोटी, मैं इसमें कोई डिमीन नहीं करना चाहता डॉग प्रजाति को, क्योंकि वो आई थिंक दे आर मोर क्यूट एंड मोर लवेबल देन दिस रोग नेशन। बट अगर आप देखें जो अरेबियन सी के साथ पाकिस्तान का जो एरिया लगता है वो जो है आपका बलूचिस्तान और सिंध है। वो अगर एंड दे आर राइट अबाउट रेडी टू ब्रेक फ्री, वो अगर वहां से निकाला जाए तो पाकिस्तान विल बी जस्ट अ बैरन पीस ऑफ लैंड, नोबडी विल केयर अबाउट इट। और वो होने का जो है बिल्कुल सही समय अब आ चुका है। इट इज अबाउट टाइम। थोड़ा और डिटेल में यही इंपॉर्टेंट है। अभी जो होना था वो हुआ है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये सबके जहन में है। सुशील पंडित जी को आप देख पा रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर जुड़ गए मेरे साथ। सुशील जी, तो सबसे पहले तो कैसे आपको मैं मुबारकबाद दूं, या अभी हमको और सतर्क रहना है? ये एक आगाज है या आतंक के खात्मे की बड़ी लड़ाई की शुरुआत है, या आतंक का खात्मा की जैश ए मोहम्मद और लश्कर जैसे जो आतंकी गुट हैं उनके हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया है? आपका दृष्टिकोण अभी इस एयर स्ट्राइक पर क्या है? धन्यवाद प्रवीण जी, मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। अभी शुरुआती खबरें हैं, समाचार हैं, इसकी विस्तृत जानकारी अभी आना बाकी है। और इसमें जो कुछ अभी समझ आया है वो यही है कि लगभग 9 ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत ने उनको चुनकर एक प्रिसिजन स्ट्राइक, एक बहुत
बहुत तराशी हुई, बहुत अचूक निशाना लगा करके प्रहार किया है। और इस प्रहार में पाकिस्तान के इन ठिकानों पर कितना नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है, इसकी जानकारी अभी आना बाकी है। आशा तो यही है कि वो तबाह हुए हैं, और जो हमारी कोशिश थी, जो हमारे इस विषय में जितने भी उद्देश्य थे, हम उसमें सफल हुए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। और इसके बाद क्या होगा ये भी अभी देखना बाकी है। अब रही बात पाकिस्तान के बर्बाद होने की, आतंक के तबाह होने की, लश्कर और जैश के नेस्तनाबूद होने की, तो ये बातें सुनने में आ रही हैं पिछले 2-4 दशकों से। जब से ये संगठन आए हैं तब से उन्हें बर्बाद करना, उन्हें खत्म करना, उनके सर काटना, उनके सरगनाओं को पकड़ना, उनका नेटवर्क तबाह करना, इस तरह की बातें सुनने को आ रही हैं। और यही कोशिश 2019 में भी थी, 2016 में भी थी। बीच में अननोन गनमैन कर रहे थे ये काम, हमारा काम आसान हो रहा था, लेकिन उसका कोई ऐसा नतीजा नहीं निकल रहा था जिससे हमको चैन मिल सके, जिससे कि कश्मीर में जो चल रहा है वो बंद हो सके। तो इसलिए अभी किसी नतीजे पर कूद जाना और ये तय कर लेना कि जो हम चाहते हैं वो हो गया, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी। फिर भी आप बहावलपुर तक अगर एयर स्ट्राइक की जाती है, जो थोड़ा डीप है, लाहौर तक की खबर है, आपने ठीक कहा, और थोड़ा पुष्ट हो जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, सेना की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जो खबरें मेरे पास है 10 बजे के आसपास, तो उसमें और स्पष्ट तौर पर बताया जाएगा। लेकिन फिर भी जो ऑफिशियली कई पोस्ट किए जा रहे हैं, उससे ये तो साफ हो गया है कि भारत ने करीब 8-9 जगहों पर स्ट्राइक किया है। कुछ जगहों की तस्वीरें भी हमारे पास में हैं, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से भी कई खबरें चल रही हैं। इससे ये तो साफ होता है कि एक बड़ा एयर स्ट्राइक अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान के इन क्षेत्रों में किया गया है। जी, तो आप मुझे सुशील जी ये ज़रूर बताएं कि आतंकी ठिकानों पर हमला हो, या पीएम मोदी ने जिस तरह से कहा कि एक कल्पना से परे इनको सज़ा दी जाएगी, और मसूद अजहर हो चाहे हाफिज सईद हो, क्या आपको लगता है चिन्हित कर कार्रवाई करना और इस कार्रवाई को अभी आगे बढ़ाना, वो भी ऐसे समय पर जब पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो खुद अपनी परेशानियों से दो चार है, और कब टूट कर बिखर जाए कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आतंकी ठिकानों पर ये हमला कितनी राहत देता है? मुझे राहत इससे थोड़ा कम मिलती है कि हमने क्या किया। मुझे राहत तब होगी, या देश को भी राहत तब होगी, जब हम देखेंगे कि उसके नतीजे क्या निकले। हम कितना ऊंचा कूदे, हम कितना तेज दौड़े, हमने कितनी तरकीबें, युक्तियां लगाई, हमने कितनी हिम्मत दिखाई, वो बात अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि वो कम है, काम आकी जानी चाहिए, वो अपने आप में उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सेना ने, हमारे रणनीतिकारों ने, हमारी अधिकारियों ने जिस कौशल का, तकनीक का, जिस सामर्थ्य का परिचय दिया है, वो आश्वस्त करता है कि हमारे पास वो क्षमता है कि हम ऐसा कुछ करें कि जिससे ये बीमारी जड़ से खत्म हो। वो क्षमता हमारे पास है, उसके प्रति हम हमेशा आश्वस्त थे। हमें अपनी फौज पर कल भी पूरा यकीन था, आज भी पूरा यकीन है, लेकिन इसके नतीजे वो आ रहे हैं जिसकी हमें अपेक्षा है कि नहीं। अगर मुझे पाकिस्तान की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पता चलता है कि हाफिज सईद मारा गया, अजहर मसूद मारा गया, या सैयद सलाहुद्दीन मारा गया, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर ये पता चलता है कि उनके 8-10 हजार आतंकी सैनिक मारे गए, मुझे बहुत खुशी होगी।
मुझे और खुशी होती यदि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भी निशाने पर लिया जाता, क्योंकि सेना के छत्रछाया के बिना, सेना के समर्थन के बिना, सेना के गाइडेंस के बिना, सेना के हथियारों और उसके साधनों के बिना इन आतंकी संगठनों का चलना और हमारे देश में कार्रवाई करना नामुमकिन है। पाकिस्तान की सेना की पहली जिम्मेदारी है, और जब तक पाकिस्तान की सेना नुकसान नहीं उठाएगी, उसका खून नहीं बहेगा, उसकी लाशें नहीं गिरेंगी, उसके अफसर नहीं मारे जाएंगे, तब तक ये खेती चलती रहेगी। ये पेड़ों की पत्तियां और टहनियां छांटने जैसा होगा। यदि हमें इसके तने और जड़ पर वार करना है, तो जो इनका पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जो इसको खाद पानी देता है, जो जैसे रावण के 10 सर कट कट के गिरते थे, नए सर आ जाते थे। हाँ, मैं विभीषण सुशील ने जी कहा आपकी कि बात जो से अमृत- सहमत हूं। हालांकि मुझे इसमें मेरा एक सबमिशन ये भी है कि ये जहनियत का भी मसला है। ये मसला सिर्फ अधिकारी भी मार दीजिए, पूरी सेना भी मार दीजिए, अगर वो जहनियत है, आप उसामा बिन लादेन को मार दीजिए, आप अलकायदा को ख़त्म कर दीजिए, आप फिर आईसिस को पाएंगे, आप तालिबान के दूसरे दूसरे रूपों को पाएंगे, तो वो जहनियत अपने आप में एक बड़ा मसला पूरी दुनिया के सामने है, वो भारत के सामने तो है ही। हालांकि पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है उस पर एक कड़ा प्रहार करने की ये शुरुआत कही जा सकती, ये नहीं कहा जा सकता कि कोई अंतिम प्रहार है और सारी कार्रवाई हो गई। आप ठीक कह रहे हैं कि सेना का नुकसान होता है, नहीं होता है, सेना के अधिकारियों का होता है। भारत ने पहले ही स्पष्ट किया था कि किसी तरह के युद्ध में हम नहीं जाना चाहते हैं। हमारा मकसद है आतंकी केंद्रों को निशाना बनाना, उसको टारगेट किया गया है। रिटेलिएट अगर पाकिस्तान करता है और युद्ध जैसी स्थितियां हम पर थोपता है, तो हम निश्चित तौर पर उसका कड़ा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अश्विनी भट्ट अभी बोल रहे थे, उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था, ट्रैप, कि एक ट्रैप है जिसमें पाकिस्तान फंसेगा, क्योंकि रिटेलिएट करने के अलावा असीम मुनीर के पास कोई चारा नहीं है अपना चेहरा बचाने के लिए। जितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कह दी हैं, तो खैर वो स्थितियां आने वाले दिनों में क्या बनती है, ये तो आज एक एयर स्ट्राइक जो 8-9 जगहों पर हुई है, उसके बाद में हम इसकी शुरुआती तौर पर बात कर रहे हैं। ये बात सही है कि कड़ी कार्रवाई का जो आश्वासन दिया गया उसकी एक शुरुआत दिखाई देती है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि आतंकी ज़मीन को अगर ख़त्म करना है तो उस पर और थोड़ा गहरे वार करने होंगे। लेकिन अश्विनी जी, मैं सुशील जी से थोड़ा इस पर और बात करूं, उससे पहले आपके रिएक्शन जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक फ़र्क है। मैंने जितना सुशील जी को सुना और आपको सुना, तो मुझे आप बताएं, अभी उनकी बातों को आपने सुना है, उस पर आप कोई विचार रखना चाहें। दूसरा, कितना सेटिस्फैक्टरी अभी वाला कदम? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करता हूँ। जब हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, देखिए, पाकिस्तान, अगर आपको आतंकवाद का नाश करना है, अगर आपको भारत में शांति चाहिए, पाकिस्तान इन इट्स करंट शेप एंड फॉर्म जब तक वो है तब तक वो पॉसिबल नहीं है। वही मैं जो लास्ट हम चर्चा कर रहे थे, या तो डिपेंडिंग ऑन कि पाकिस्तान का अभी क्या रिस्पॉन्स रहेगा, उसी हिसाब से या तो आप उसको एलिवेट कर सकते हो, उसको जो है स्पीड अप कर सकते हो, और आप डिसाइसिव उस डिसीजन मेकिंग में जा सकते हो। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज, इन केस फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान अब एस्केलेट नहीं करता बियॉन्ड दिस, नोइंग कि उनकी इकोनॉमिक क्षमता क्या है अभी, नोइंग कि उनकी अभी सैन्य क्षमता क्या है अभी, तो और अगर वो आसिम मुनीर की ही बलि देते हैं या जो भी लेपातूफी है वो करते हैं, तब भी भारत अगर ये सोच के फिर हम शांत हो जाएं कि हमने नो प्यूनिटिव स्ट्राइक्स करे हैं और आतंकवाद खत्म हो जाएगा या इस पे अंकुश लगेगा, दैट विल बी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। देन यू हैव टू, अब वही वाली बात है कि अगर एक सुअर के साथ लड़ना है तो जरूरी नहीं है कि आप उस गंदगी में, उस कीचड़ में जाके ही सुअर के साथ लड़ो। और भी बहुत ऑप्शंस हैं। आप यू कैन हायर समवन, आपकी क्षमता 600-625 बिलियन डॉलर आपके अगर फॉरेन रिजर्व में है, वो वहां पे स्टैक करने के लिए नहीं है। यू कैन हायर पीपल हु डू दैट जॉब, लेट देम डू इट। यू कैन शूट हिम,
जरूरी थोड़ी है कि द्वंद्व युद्ध ही लड़ना है। अब ये वो जो महाभारत के टाइम पे भी वो जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट थी, वो महाभारत के टाइम पे उनका उल्लंघन हुआ था। तो हम तो कलयुग में रह रहे हैं अभी। तो अभी बलोच हो गए, सिंधी हो गए, जो बाकी फैक्शंस हैं यहाँ से, अफगानिस्तान से तालिबान, इवन बिलीव इट और नॉट, तालिबान अब बोल रहा है कि हम तंग आ गए हैं इस पड़ोसी से। तो उनका जो वो तो अपना जो ड्यूरेंट लाइन तक जो है अपने आप को जो है वो वो अपने देश का हिस्सा मानते हैं। तो आपके पास अभी आज की डेट में क्षमता है कि यू कैन फंड, यू कैन आर्म, यू कैन ट्रेन। और ये वाला टेरेन है, आपको बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी को आपको आर्म्स भी फंड भी करना पड़ा, ट्रेन भी करना पड़ा और आर्म्स भी देने पड़े। बट बलोच हो गए, सिंधी हो गए और अफगान हो गए, आपको उनको आर्म्स की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। वहां बच्चा जो है, हमारे यहाँ पे बच्चे के गले में जो एक सोने का वो छल्ला डलता है, उनके यहाँ पे बच्चे के गले में जो है एक राइफल जो टांगी जाती है कि भाई ये तुम, और लड़ना तो उनके खून में। ऑल दैट यू नीड इज टू प्रोवाइड देम विद फंड्स, दैट्स ऑल। पाकिस्तान विल, अनलेस एंड अंटिल यू डिसइंटीग्रेट पाकिस्तान, मैंने आपको पहले ही बोला, पाकिस्तान एज ए फिजिकल एंटिटी हैज आउटलिव्ड इट्स एग्जिस्टेंस। इट्स अ ब्लॉट, ये एक धरती पे एक कैंसर नुमा है। जब तक इसके आप टुकड़े नहीं करेंगे, ये तब तक जो है आप मैं बोल रहा हूं कल को प्यूनिटिव स्ट्राइक करके आप दो पॉइंट उठाता हूं, क्योंकि सुशील जी जो बात कर रहे थे उससे कनेक्ट करते हैं इसको। एक तो सुशील जी, आमने सामने की लड़ाई हो या हम एकदम युद्ध की स्थिति में चले जाएं, अनटिल एंड अनलेस वो थोपा नहीं जाता है, उसकी बहुत आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान खुद टूट रहा है। दूसरी बात यह कि आपने खुद भी जिक्र किया था, अश्विनी भी वही बात कह रहे हैं कि ये गन्स के जरिए पहले भी हो रहा था ये काम, और फिर उन्होंने जैसा कहा फंडिंग या दूसरे इश्यूज पे कह रहे हैं। हालांकि वो भारत की कितनी ओपन स्ट्रैटेजी होती है वो एक अलग विषय है, वो एकदम इंटेलिजेंस का मामला होता है। फिर भी आप क्या अपेक्षा करते हैं? आपको क्या लगता है कि ये एक आदर्श अवस्था होगी, ये एक आदर्श स्थिति होगी जिसमें जाना चाहिए और कार्यवाही का ये स्तर होना चाहिए? सुशील जी। जी अपना प्रश्न दोहराएंगे फिर से? क्या आदर्श स्थिति आप मानते हैं ये होना चाहिए? आदर्श स्थिति जो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है आतंक का, और जो पाकिस्तान का नेतृत्व है आतंक का, वो ध्वस्त होना आवश्यक है। यदि वो ध्वस्त नहीं होता है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितने भी एयर स्ट्राइक्स करें, कितने भी मिसाइल स्ट्राइक्स करें, ये एक औपचारिकता होगी। हम जो जवाबी कार्रवाई की औपचारिकता पाले बैठे हैं ना, कि जब हम पर हमला हो फिर हम ढूंढने जाएं, फिर धरपकड़ करें, फिर छानबीन करें, सुराग ढूंढें, और उसके बाद फिर थोड़े सबूत इकट्ठे करें, और फिर पकड़ के कहें कि हमने पकड़ लिए और मार लिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये ढर्रा पिछले 30-35 साल से हम देख रहे हैं, चल रहा है जी। इसके विषय में बहुत से रक्षा विशेषज्ञों की भी यही तजवीज थी, यही प्रस्ताव था जी कि हमारे जहां अखनूर के ये सभी उनके साथ आगे रहेंगे, जहां भी हमारी मदद की रहेगी जरूरत। गांव वाले भी पूरे बिल्कुल बिल्कुल सभी शाना बशाना खड़े हैं फौज के साथ, भारत के साथ। ये आप चाहते थे और आज सफल हुआ ये? बिल्कुल सफल हुआ भाई, बहुत अच्छा हुआ। काफी लोग इंतजार कर रहे थे इसके लिए कि ये होना चाहिए था। जो हमारी जो 26-27 मासूम लोगों को मार गिराया उन्होंने, तो ये बदला तो चाहिए था। धन्यवाद। जम्मू व कश्मीर में भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुशील जी, आप अपनी बात भी पूरे करें, और क्या मेरा एक सवाल और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी जोड़ देता हूं कि क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर में कुछ बदलेगा इसके बाद, ये जो एयर स्ट्राइक हुए हैं इनके बाद? देखिए, अभी कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि इन एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में क्या हुआ है ये अभी जानना बाकी है। ये अभी एक प्रोसेस शुरू हुआ है, उस प्रोसेस में क्रिया प्रतिक्रिया हमें कहां तक लेके जाती है
ये देखना जरूरी है और उसके क्या नतीजे निकलते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा इस विषय में कुछ भी कहने से पहले। मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है उसमें यह है कि कितने बड़े चेहरों को ध्वस्त किया गया है, कौन से आतंकी मारे गए हैं, क्या हाफिज सईद या कोई अन्य जो बड़े चेहरे जिनकी बात की जा रही है उनको खत्म करने में हम कामयाब रहे हैं, नहीं रहे हैं। अमेरिका ने एक साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को एक तरह से ये नसीहत कह लीजिए या चेतावनी कह लीजिए, दो टूक कहा है कि हमला मत करना, शांत रहने को कहा है अमेरिका ने पाकिस्तान को। तो अब ये एक तो भारत की कार्रवाई हो गई, भारत ने आतंकी कार्रवाई की है। सुशील पंडित जी कह रहे हैं अब कितनी बड़ी कार्रवाई है ये सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और औपचारिक तौर पर पता लगेगा। जहाँ तक आप पाकिस्तानी मीडिया का कह रहे थे, मुझे नहीं लगता है सुशील जी कि जो कुछ हुआ भी होगा उसको स्वीकार करता है। कभी पाकिस्तानी मीडिया का हमेशा एक अपना नैरेटिव रहता है, वो इस हिसाब से जाते हैं। लेकिन ये एक बड़ी खबर थी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अमेरिका ये जानता था कि, और भारत ने क्योंकि सबको कॉन्फिडेंस में लिया था कि हम एक सिलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी ये कार्रवाई है और इस पर अगर पाकिस्तान कोई रिएक्ट करता है तो फिर हम ऑन एंड आउट एक वॉर के लिए जाएंगे? मुझे देखिए, इन ऐसे आतंकवादी घटनाओं के बाद खाना पूरी करके कुछ हासिल कर लेने की गुंजाइश बहुत पहले खत्म हो गई है। हमने कुछ कर दिया, हमने एक खाने पर टिक लगा दिया, हमने बालाकोट कर दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमने एक मुंह पे घूंसा लगा दिया, हमने 2 गाली दे दी। ये जो इस तरह के रवैये से पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत पहले हो गया होता। पाकिस्तान को और जिहाद को अगर हमने समझने में चूक की है, जो कि आज तक हम करते आ रहे हैं, तो फिर वही ढाक के 3 पात होने जा रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा अगर इससे कुछ लोगों को संतोष नहीं होता या उनको लगता है कि मजा नहीं आया, तो मुझे बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो साफ बात है वो समझनी पड़ेगी। जब तक पाकिस्तान को न काबिले बर्दाश्त दंड नहीं मिलता, जब तक वहां से रोने चीखने की आवाजें और दुनिया भर में बचाओ बचाओ करने की आवाजें नहीं आती हैं, जब तक वो दुनिया भर से ये भीख नहीं मांगता कि हमें भारत से बचाइए, भारत को रोकिए। मैं समझ गया आपकी बात को ऐसे एक लाइन में कि अगर हमला, आतंकी हमला हमास जैसा था तो जवाब इजराइल जैसा होना चाहिए। बहुत बात कही जा रही थी, उस तरह का आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आपकी बात का बुरा किसी को नहीं लगेगा। आपका पॉइंट ऐसा है जो बहुत सारे लोगों के दिल में ये उठता है। लेकिन फिर भी अश्विनी जी, अभी अमेरिका की जो हिदायत, नसीहत, चेतावनी पाकिस्तान के लिए है, उसकी खबर हमने दिखाई है और पाकिस्तान किसी तरह के हमले के बारे में न सोचे, तो अमेरिका का दबाव कितना रहेगा उस पर? हालांकि भारत को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कहा ही था कि भारत तो ये ट्रैप भी समझ लीजिए कि अगर वो ऐसी हिमाकत करता है तो भारत को खुली छूट मिलेगी। जो कुछ सुशील पंडित जी कह रहे हैं वो कर सकता है भारत। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, युद्ध की विभीषिका, युद्ध की चिंगारी कई जगहों पर धधक रही है। ऐसे में दुनिया का कोई देश नहीं चाहेगा कि एक और क्षेत्र जो है वो अशांत हो जाए या उस स्थिति में हो। तो सभी लोग युद्ध को लेकर इस तरह की सोच रखते हैं। हालांकि ये वो लोग होते हैं जो कई अन्य जगहों पर अपने मतलब से युद्ध को भड़काते भी रहते हैं। लेकिन अश्विनी जी, आप इस हिदायत को कैसे लेते हैं और क्या आपको लगता है कि अमेरिका की ये चेतावनी जो है वो पाकिस्तान मानेगा? असीम मुनीर स्केपगोट है और असीम मुनीर जो है उसका समय अब खत्म हो गया। देखिए, पाकिस्तान नामक देश, जैसे मैं पहले भी बताया था, ये देश नहीं, एक अपवाद है इस धरती पे। अब दिक्कत ये है कि ऐसे देश और ऐसे समूह, कबायली समूह के हाथ में जो है न्यूक्लियर पावर है, जो कि अगर आप उनको अब उस लेवल तक वो आए हैं कि आप उनको नॉर्मल गली की लड़ाई में
भी वो न्यूक्लियर की धमकी, चाहे वो गीदड़ बमकी हो, बट वो देते हैं। तो अब इन ऐसे ऐसे जाहिलों के समूह को वो समझ आती है नहीं आती है, वो एक विषय है जो आगे देखना पड़ेगा। एंड इनकी अब मजबूरी है कि दे हैव टू रिटेलिएट। जैसे मैं पहले बोल रहा हूँ, जो मैं रीड कर सकता हूँ कि उनको कुछ ना कुछ, या तो वो किसी ना किसी की बलि जो है उसको देनी पड़ेगी। अगर आसिम मुनीर का कंट्रोल ऑन कमांड है अभी भी पूरा, जो कि उसमें भी कुछ जो है वो आ रहे हैं कि उनका एक डिस्कंटेंट है विद इन, नहीं तो आसिम मुनीर जो है वो टांगा जाएगा। बट इन ए नटशेल, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कल को अगर इवन आसिफ प्यूनिटिव स्ट्राइक करके GHQ इस्लामाबाद में, अगर इवन आसिम मुनीर को भी जो है आप मार गिराइए, ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक पीपल स्पेसिफिक नहीं होता, ये एक आइडियोलॉजिकल स्पेसिफिक, एक पूरा जो डीप स्टेट का जो वो सना होता है, उनकी रूह में जो होता है, एक इट्स अ पार्ट ऑफ देयर नेशन की एक DNA है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब तक इस सेम शेप एंड फॉर्म में ये जो फिजिकल एंटिटी है पाकिस्तान नामक, जब तक ये इंटैक्ट रहेगी इस पूरे रीजन में, इस पूरे खित्ते में जो है, और स्पेसिफिकली इंडिया में, शांति बहुत देर तक नहीं रहेगी। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इसको अभी तक, अब जैसे आप बोल रहे हैं कि अमेरिका ने उनको हिदायत दी या उनको बताया, उनकी बात पूरी, बिकॉज अमेरिकन इंटरेस्ट भी हर किसी कंट्री के अपने मुफाद होते हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं, कोई किसी का सगा नहीं है इस देश में, सॉरी इस दुनिया में। तो जूं ही, और उनका जो है दैट इज टू यूज देम फॉर अगेंस्ट ईरान एंड एज एन एंट्री टू अफगानिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया में। जूं ही इस भू संभाग को, जो मैं तभी बोल रहा हूं, जूं ही इस भू संभाग के अगर 4 टुकड़े हो, या इवन बलूचिस्तान और सिंध, द मोमेंट सिंध और बलूचिस्तान जब इनका, देन इट बिकम्स अ लैंडलॉक्ड एंटिटी। उसके बाद आप ये देखेंगे कि सेम अमेरिका बोलेगा कि आप इनको कल ठोकते हो तो आज ठोको, आज ठोकने का मन है तो अभी ठोको, टू हेल विद दिस पीस ऑफ लैंड, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। तो मुफाद हर किसी के हैं। वही मैं बोल रहा हूं कि हमें अपना डैमेज कंट्रोल करके हमें काइनेटिक वे में वो एनफोर्स करना है, या कूटनीति, चाणक्य नीति के ओर से कि हम वो किसी और से करवाएं और उसको फ्यूल करें, उसको कैटलाइज करें और ओपनली कैटलाइज करें। हमें उसमें कोई, अब न कोई इसमें शर्म होनी चाहिए और ना उसमें कुछ है। लेट बलोचीज, आम बलोचीज फंड बलोचीज एंड सिंधीज, और यहां से तालिबान को ये कर लो। वहां पे आप यहाँ छत पे बैठ के, जरूरी नहीं है कि दिवाली में आपको जो है खुद ही पटाखे जलाने का जोखिम लेने की जरूरत है। आप छत पे बैठ के जो है पटाखों का आनंद लीजिए, थोड़ा सा पैसा खर्च करिए और बिल्कुल बालकनी की सीट पे बैठ के जो है आप आनंद लीजिए उसका। वो भी एक स्ट्रैटेजी है। नव इट्स अबाउट टाइम, वो होना चाहिए। राउट कुछ भी हो, वेज एंड मींस बहुत सारे हैं। ठीक है, गॉट योर पॉइंट अश्विनी जी। आपकी बात में काफी सारी चीजें छिपी हुई हैं। सुशील जी, ये बात भी साफ है कि चाहे सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना हो, या हो सकता है आगे कोई और बड़ी कार्यवाही हो, बलूचिस्तान की जो स्थितियां हैं उसमें भारत का स्टैंड आगे क्या रहता है, अभी तक तो हम उसमें हाथ डालते नहीं थे डायरेक्ट, सीधे। खैबर पख्तूनख्वा हो या अन्य क्षेत्र हों जहां पर पाकिस्तान जो है वो अंदर से टूट की कगार पर है, POK के जो हालात हैं, आपको लगता है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और इसमें एकदम से वॉर में जाने के बजाय ये प्रोसेस चल रही है, ये रैपिड अप हो, जैसे कि अभी अश्विनी जी जो बता रहे थे डिटेल में, और आने वाले समय में हमारा बच्चा शहीद हुआ वहाँ पे, तब भी हमने ऐसा कहा था, हमारे बच्चे के साथ जो बाकी के जितने भी लोग शहीद हुए, तभी मैंने कहा था कि नहीं, एक अब क्रांति आएगी हमारे देश में। और मुझे विश्वास था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी भावनाओं का, हमारे जो हम लोग एक दुख के दौर से गुजर रहे हैं, उन भावनाओं का आदर करेंगे और आतंकवाद के समूल नाश के लिए वो निश्चित रूप से बहुत कठोर कदम उठाएंगे। आज रात मुझे 2 बजे जब जानकारी हुई कि हमारी भारत की सशक्त सेनाओं ने उस आतंकवाद के समूल नाश का जो बीड़ा था उठाया था, उसकी शुरुआत कर दी है, तो मुझे लगा कि नहीं, अब निश्चित रूप से आतंकवाद का सर्वनाश होकर ही रहेगा। मैं
बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। हम लोगों के हृदय में, मेरे हृदय में जो 22 अप्रैल से एक प्रतिशोध की आग ज्वाला धधक रही थी, आज उसको निश्चित रूप से शांति मिली है। एक कहीं न कहीं सुबह को और जो पहलगाम में लोग शहीद हुए थे, जो निर्दोष नागरिक थे जी, उनको कहीं न कहीं एक सच्ची श्रद्धांजलि आज सरकार ने और सेना के द्वारा दी गई है। सच्ची श्रद्धांजलि है सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आज हमारा बच्चा जहां भी होगा, उसकी मृतात्मा जहां भी होगी, आज बहुत शांति और सुकून महसूस कर रही होगी। उसे बड़ी खुशी होगी, उसे बड़ा गर्व होगा हमारी देश की सेनाओं पर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर। क्या चाहते हैं आगे सेना से और सरकार से क्या मांगे, किस तरह की कार्रवाई आगे और होनी चाहिए? देखिए, हमारी सेना का जो कीर्ति है, पताका है ना, वो पूरे इतिहास उठाकर देखिए, पूरे विश्व में वो कीर्ति पताका फहरा रही है। आने वाले समय पर आतंकवाद के समूल नाश की वो कीर्ति पताका पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में फहराएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं आगे ऐसा चाहता हूं कि जब तक ये आतंकवाद पूरी तरीके से समूल नष्ट ना हो जाए, तब तक ये कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। मेरा पहले भी ये कहना था कि इसके लिए चाहे जितना बड़ा युद्ध लड़ना पड़े, लेकिन इस बार निर्णायक जंग होनी ही चाहिए।